अध्याय 821 इस रेखा को पार करो और मरो नहीं। फैन ली की आंखें भय से भर गईं क्योंकि उसका चेहरा फैन मिंग की ओर चमक उठा और उसे पकड़ने की कोशिश की। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वे दलदल से बहुत दूर नहीं थे और उनके और दलदल के बीच केवल 10 मीटर से थोड़ा अधिक का अंतर था। इस तथ्य के साथ कि फैन मिंग ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था, इसलिए फैन मिंग और यांग ये दलदल से 2 मीटर से भी कम दूरी पर थे जब उसने फैन मिंग को पकड़ने की कोशिश की। फैन मिंग ने यांग ये को कसकर पकड़ रखा था जबकि उसकी आंखों के कोने से लगातार आंसू बह रहे थे। असल में वह मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह जानती थी कि वह अपनी बड़ी बहन के फैसले को बदलने में पूरी तरह असमर्थ थी। ली कीगई की मौन स्वीकृति के साथ उसे यकीन था कि वे निश्चित रूप से यांग ये को दलदल में फेंक देंगे। यांग ये जा सकती थी, लेकिन वह रुका रहा और उसे और उसकी बड़ी बहन को भी ले गया। वह जानती थी कि उसने यह सब उसके कारण किया है। इसलिए जब वह यांग ये की रक्षा नहीं कर सकी तो असहाय महसूस करने के अलावा उसे दोषी भी महसूस हुआ। अंत में उसने आवेग में आकर यांग ये को पकड़ लिया और दलदल में कूद गई। वे दलदल में गिरने ही वाले थे और वह दलदल के भीतर मौजूद विशाल राक्षस जानवरों को अपना मुंह खोलते हुए देख सकती थी। मृत्यु से पहले के क्षण में उसने यांग यी को देखा और उसका क्रूर चेहरा देखा। इस समय यांग ये बहुत बदसूरत लग रहा था। उसके बाल हल्के सफेद थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे चाकू से काट दिया गया हो। उसके चेहरे पर अनगिनत निशान थे। काश तुम थोड़ी और सुंदर होती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फैन मिंग ने अपना सिर यांग ये की छाती पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत के आने का इंतजार करने लगी। किसी व्यक्ति का उसके रूप रंग से आकलन करना अच्छा नहीं है। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। मुझे पता है, लेकिन तुम सच में बहुत। जब वह इस बिंदु तक बोली तो वह कांप उठी और फिर उसने यांग ये को देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। इस समय उसने अपनी आंखें खोली थीं और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके अलावा उनके पैरों के नीचे एक तलवार थी और वे उस तलवार पर खड़े थे। तुम जाग गए हो। फैन मिंग थोड़ा चकित था। यांग ये ने सिर हिलाया। दरअसल जब वह आत्मा के दायरे में पहुंचा तो उसे होश आ गया था। हालांकि वह अपने शरीर के भीतर मौजूद बैंगनी रंग की गहन ऊर्जा का इस्तेमाल अपने भीतर की मेरिडियन और हड्डियों की मरम्मत के लिए कर रहा था। इसलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। लेकिन उसने कल्पना भी नहीं की थी कि फैन ली और ली कीगई वास्तव में उसे वहां मौजूद राक्षस जानवरों के लिए चारा के रूप में दलदल में फेंकने का इरादा रखेंगे। फैन मिंग अचानक रोने लगी और उसने यांग ये की छाती पर लगातार वार किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें होश आ गया है? तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूं। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। फैन ली ने राहत की सांस ली जब उसने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा सामान्य हो गया। दूसरी ओर ली कीगई के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। आखिरकार यांग ये जब राजा क्षेत्र में था तो वह तुरंत ही एक साल क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार सकता था। अब जब वह आत्मा क्षेत्र में आगे बढ़ गया था, तो क्या उसके लिए एक साल क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारना असहाय मुर्गियों को मारने जितना आसान नहीं होगा। फैन ली को भी यह एहसास हो गया था और जब वह सतर्कता से उसकी ओर देख रही थी तो उसकी अभिव्यक्ति भी भद्दी हो गई थी। यांग ये ने फैन ली और ली कीगई को भी देखा। अगर वह वाकई बेहोश था तो शायद वह फैन मिंग के साथ दलदल में मर गया होगा। क्या वह नाराज था? बेशक वह नाराज था। यांग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फैन ली और ली कीगई दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप इसका विरोध नहीं करते हैं तो मैं अपनी तलवार के एक ही झटके में उन्हें मार सकता हूं। अरे रुको। उस महिला ली कीगई के पास किसी तरह का तुरुप का पत्ता होना चाहिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार से उसका अंत नहीं होता है तो दो से होगा। फैन ली और ली किंगी भयभीत थे। फैन मिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और यांग ये को कसकर पकड़ लिया जैसे कि वह बेहद डरी हुई थी कि वह उन पर हमला करेगा। यांग ये छोड़ दो। उन्हें छोड़ दो। ठीक है। यांग ये ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगी। हालांकि अगर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो मैं उन्हें आसानी से छोड़ दूंगी। तलवार पर खड़ी रहो और इधर उधर मत हिलो। अगर तुम वहां गिर गए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर विस्फोटक ढंग से फैन ली की ओर बढ़ा। फैन ली भयभीत हो गई और पलटवार करने ही वाली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हाथ ने उसके गले को लपेट लिया था और उसे ऊपर उठा लिया था। यांग ये ने फैन ली को देखा और कहा, देखा, तुम्हें मारना वास्तव में चींटी को कुचलकर मारने जैसा ही सरल है। मैं तुम्हें कुचलकर इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि तुम्हारी एक छोटी बहन है जिसे तुम बहुत मूर्ख और भोली समझते हो। अगर वह न होती तो मैं तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे फैन कबीले का भी सफाया कर देता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने उसकी गर्दन पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और फिर तेजी से अपनी मुट्ठी उसके पेट पर मार दी। उसके मुंह से खून की एक फुहार निकली और फिर उसका शरीर उड़ गया। इस बीच यांग ये तुरंत उसके सामने आ गया और फिर उसने अपनी मुट्ठी उसके पेट पर फिर से मार दी।
ठीक इसी तरह फैन ली की आकृति अंतहीन रूप से उड़ती रही, जबकि यांग ये बिना रुके आगे बढ़ती रही। कुछ ही सांसों में फैन ली की आकृति लगभग 3 किलोमीटर उड़ गई थी और उसकी आकृति दलदल की सीमाओं के बाहर स्थित घास के मैदानों में पहुंच गई थी। इस समय वह बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। उसके मुंह से खून बह रहा था और इससे उसका मुंह और गला लाल हो गया था। इसके अलावा उसके शरीर पर लगी चोटों से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मांसपेशियां फट गई हों और हड्डियां उखड़ गई हों। यह बेहद दर्दनाक था। यांग ये ने बात जारी रखने का इरादा किया, लेकिन फैन मिंग अपनी आंखों में विनती भरे भाव के साथ फैन ली के सामने खड़ी थी। यांग ये ने कंधे उचका दिए और फिर वह ली किंगई की ओर देखने लगा। ली किंगई के हाव भाव बदल गए और उसने हमला करने से पहले ही हमला कर दिया। उसने यांग ये की ओर अपनी हथेली थपथपाई और एक ऊर्जा दोस्त अंतरिक्ष से उछला और यांग ये की ओर टूटते हुए पीछे की ओर एक छवि छोड़ गया। यांग ये ने अपनी तलवार का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। टकराना। ली किंगई की ऊर्जा हथेली तुरंत बिखर गई और इससे वह भयभीत हो गई। इस बीच यांग ये उसके सामने आ गया था और फिर एक मुट्ठी उसके पेट पर मारी गई। उसे तुरंत लगा कि उसके आंतरिक अंग टूट गए हैं और उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वह बहुत हैरान थी। उसी समय उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने कुछ चमक गया और फिर एक हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। यांग ये ने उसे घूरते हुए धीरे धीरे उसका गला दबाया। पहले, अगर मैं न होता तो तुम और वह महिला दोनों ही एक गंभीर मौत मर जाते। हास्यास्पद बात यह है कि तुम दोनों ने मुझे बेहोशी की हालत में चारा के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा किया था। कृतघ्न और बेईमान होना कैसा होता है। मुझे लगता है कि तुम दोनों ही इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो। जैसे ही उसने बात की, यांग ये ने धीरे से उसके गले को दबाया, जिससे ली किंगई का खूबसूरत चेहरा बैंगनी हो गया। इस बीच फैन ली, जिसे फैन मिंग सहारा दे रहा था, अचानक बोला, आप उसे नहीं मार सकते। यांग ये ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, तुम्हें वास्तव में भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि तुम्हारी एक छोटी बहन है, अन्यथा तुम अब तक गंदगी का ढेर बन चुकी होती। फैन ली ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है कि तुम हमारे प्रति पूरी तरह से नाराज हो और तुम हमें मारना चाहते हो। हालांकि मैं देख सकता हूं कि तुम नहीं चाहते कि लिटिल मेन को कोई नुकसान हो। लेकिन अगर तुम उसे मार देते हो तो स्टेल स्काई सिटी निश्चित रूप से मेरे फैन कबीले पर हमला करेगी। मेरा फैन कबीला उनके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तार्कीय आकाश शहर। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह बहुत शक्तिशाली है? फैन ली ने गंभीर स्वर में कहा, इसमें एक अर्धसंत विशेषज्ञ है। एक अर्धसंत? यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, यह सिर्फ एक अर्धसंत है। अगर वे लिटिल मेंग के साथ परेशानी की तलाश करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। वह शेखी नहीं बघार रहा था क्योंकि वह वास्तव में अर्धसंत को गंभीरता से नहीं लेता था। फैन ली की पलकें झपकने लगी जब उसने यांग ये को देखा और पहली बार उसे डर लगा, क्योंकि वह समझ गई थी कि वह शेखी नहीं बघार रहा था। वह वास्तव में कौन है? उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई? मैं क्या कर रहा था? मैंने वास्तव में ऐसे भयानक व्यक्ति को पूरी तरह से अपमानित किया। उसने अपना सिर घुमाकर फैन मेंग की तरफ देखा। जैसा कि यांग ये ने कहा था, वह बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसकी छोटी बहन फैन मेंग थी, क्योंकि अगर फैन मेंग न होती तो फैन कबीले को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। यांग ये ने अंततः ली किंगई को नहीं मारा क्योंकि फैन मेंग ने अपनी जान की भीख मांगी थी। यांग ये ने ली किंगई को नीचे उतारा और फिर वह फैन मेंग के पास गया और कहा, मैंने अपनी ताकत को थोड़ा और बढ़ा लिया है और अब मैं जा रहा हूं। इस बार मैं तुम्हें इस पर्वत श्रृंखला से बाहर ले जा रहा हूं, चाहे तुम सहमत हो या नहीं। यदि तुम उनका पीछा करना जारी रखते हो तो वे तुम्हें जल्द या बाद में मार देंगे। इस समय सिर्फ उसकी साधना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में वापस नहीं आई थी, बल्कि उसका भौतिक शरीर भी थोड़ा ठीक हो गया था। इसकी वर्तमान शक्ति कुछ एक साल क्षेत्र के राक्षस जानवरों के बराबर थी। बेशक उसके मेरिडियन में अभी भी समस्याएं थीं और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अभी बदल सकता था, क्योंकि साधारण बैंगनी ऊर्जा उसके मेरिडियन की मरम्मत बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उसके अनुमान के अनुसार उसे कम से कम असली आदिम बैंगनी ऊर्जा की आवश्यकता थी। सौभाग्य से उसके पास अब खुद की रक्षा करने की क्षमता थी, भले ही वह अपनी तलवार का उपयोग न करे। फैन मिंग ने फैन ली को देखा। फैन ली ने सिर हिलाया और कहा, चलो चलें। शायद उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करने का मौका मिल जाता अगर बीस्टमास्टर संप्रदाय ने हस्तक्षेप न किया होता। लेकिन अब इस असीम पर्वत श्रृंखला में बीस्टमास्टर संप्रदाय के सदस्यों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा था, इसलिए उनके पास जरा सा भी मौका नहीं था। पीछे रहना उनके जीवन को देने से अलग नहीं होगा। फैन मिंग ने अचानक ली किंगई को देखा। बड़ी बहन ली, चलो साथ चलते हैं। ली किंगई ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सभी जा सकते हैं। मुझे वह चीज लेनी है जिसकी मुझे जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो चलें। यांग ये ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने फैन मिंग का हाथ पकड़ा और चला गया।
अतीत में ली किंगई के बारे में उसकी थोड़ी अच्छी धारणा थी, लेकिन पहले हुई घटना ने उस अच्छी धारणा को तुरंत बिना किसी निशान के गायब कर दिया। फैन मिंग ने धीरे से आह भरी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। छोड़ो। अचानक एक उग्र चीख गूंजी, तुम सब कहीं नहीं जा रहे हो। जैसे ही वह आवाज प्रकट हुई, गड़गड़ाहट की लहर गूंज उठी। धरती इतनी जोर से कांप उठी मानो भूकंप आ गया हो। उसके बाद अनगिनत राक्षस जानवर उनके चारों ओर प्रकट हुए और उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। ज़ीशिन अपने उस ज्वलंत शेर पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुई। इस बार और भी अधिक एक साथ दायरे के राक्षस जानवर थे। यहाँ कुल 9 थे। फैन मिंग और फैन ली के चेहरे गंभीर हो गए और वे सहज रूप से यांग ये के करीब चले गए। इस बीच यांग ये की अभिव्यक्ति भी अत्यंत गंभीर हो गई। ज़ीशिन ने ली किंगई पर एक नज़र भी नहीं डाली। उसने यांग ये को देखा और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं, ज़ीशिन, एक दिन इतनी नासमझी और मूर्खता से काम करूंगी। प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य आमतौर पर अपने स्कूल से बाहर जाते समय तलवार की पेटी लेकर चलते हैं और वे प्राचीन तलवार स्कूल का प्रतीक पहनते हैं। इसके अलावा उनकी तलवार की मंशा कम से कम छठे स्तर पर है। आप उनमें से किसी एक बिंदु को पूरा नहीं करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, आप वास्तव में दुस्साहसी हैं। आपने वास्तव में प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य होने का दिखावा करने की हिम्मत की। क्या आपको चिंता नहीं है कि आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा? यांग ये ने ज़ीशिन की ओर देखा और कहा, लेकिन यही वह है जिसे तुम चाहते हो। मैं तुम्हें उसे पकड़ने से नहीं रोकूंगी। कचरा। ज़ीशिन अचानक गुस्से से चिल्लाया, तुम जीवन और मृत्यु के क्षण में अपनी खुद की महिला को भी छोड़ रहे हो। तुम पूरी तरह से कचरा हो। यांग ये चकित था। आप सभी आज ही जाने का सपना देख सकते हैं। ज़ीशिन ने अपना हाथ लहराया और फिर उनके चारों ओर के सभी राक्षस जानवरों ने यांग ये के समूह पर हमला करने से पहले चिल्लाया। जब असंख्य जानवर आगे बढ़े तो आकाश और पृथ्वी कांप उठे। ओह! अचानक हवा में तलवार की आवाज गूंजी और फिर फैन मेंग की तलवार आगे बढ़ी। इसने 10 मीटर से ज्यादा की दूरी से उनके चारों ओर चक्कर लगाया और फिर उनके चारों ओर एक घेरा बन गया। इस घेरे को पार करो और मर जाओ। यांग यी की आवाज गूंजी और यह ठंडी और भयानक हत्या के इरादे से भरी थी। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? ज़ीशिन ने हाथ हिलाते हुए ठंडी आवाज में कहा और उसके पीछे खड़े 7 एक साल रियल राक्षस जानवरों ने यांग ये के समूह पर छलांग लगाने से पहले चीख मारी। यांग यी की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और फिर वह फैन मिंग के पास चला गया। उसने अपना बायां हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा जबकि उसने अपने दाहिने हाथ से उसका दायां हाथ पकड़ रखा था और फिर उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। दूर तैरती हुई तलवार अचानक प्रकाश की किरण में बदल गई जो फैन मिंग की मुट्ठी में वापस आ गई। इस बार यांग ये को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह जानती थी कि क्या करना है। जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा और तलवार की मंशा आकाश में उड़ेली गई, तुरंत ही उसमें से एक चमकदार चमक फूट पड़ी। 1 दर्जन से अधिक राक्षस जानवरों को घेरे में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। स्लैश। जैसे ही यांग ये बोला, फैन मिंग के हाथ में तलवार से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली और वह हवा में फैल गई। अनुभव करना। 1 दर्जन से अधिक राक्षस जानवर तुरंत ही आधे टुकड़ों में काट दिए गए। ज़ीशिन, फैन ली और ली किंगई की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने यह दृश्य देखा। यह विशेष रूप से ली किंगई और फैन ली के लिए था। वे अभी बहुत हैरान थे। आखिरकार वे सभी राक्षस जानवर आत्मा क्षेत्र में थे। शायद फैन मिंग की ताकत 1 या 2 को मारने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसके लिए इतने सारे लोगों को तुरंत मारना बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा यह इतनी आसानी से पूरा हो गया था। वह वास्तव में कौन है? क्या वह सचमुच प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य है? इस बार सिर्फ फैन ली और ली किंगई ही ऐसा नहीं सोच रहे थे। यही विचार ज़ीशिन के दिमाग में भी आया था। आखिरकार पाइन प्रांत के सभी दुर्जय तलवार साधक प्राचीन तलवार स्कूल में थे। जबकि वह भयभीत थी, ज़ीशिन के पास हमला जारी रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। एक साल रियल राक्षस जानवर को घेरे में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। घेरे में प्रवेश करते ही उसे तुरंत तलवार की ऊर्जा की एक धार लगी और वह पीछे की ओर उड़ते हुए चीखा। वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। क्योंकि तलवार की उस धार ने उसके शरीर के सबसे कमजोर हिस्से पर वार किया था, इसलिए भले ही वह मरा नहीं था, लेकिन वह अभी भी बुरी तरह घायल था। अन्य एक साथ दायरे के दानव जानवरों का भी यही हश्र हुआ। वे सभी तलवार की ऊर्जा के धागों से उड़कर नष्ट हो गए। एक साथ दायरे के दानव जानवरों के अलावा अन्य सभी स्पिरिट दायरे और किंग दायरे के दानव जानवरों का व्यावहारिक रूप से तुरंत सफाया कर दिया गया। घेरे के बाहर सैकड़ों राक्षस जानवरों की लाशें जमा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। फैन ली और ली क्विंगई अवाक रह गए। यह एक नरसंहार था, एक सच्चा नरसंहार। उन्हें लगा कि उन्होंने यांग ये की ताकत को बहुत ज्यादा आंक लिया था, लेकिन अब उन्हें पता चला कि यांग ये की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। वह वास्तव में कौन है? यही सवाल उनके दिमाग में लगातार गूंज रहा था। सिर्फ फैन ली और ली किंगई ही नहीं, बल्कि ज़ीशिन भी अपने सामने के दृश्य से हैरान थी।
क्योंकि उसने अपने आश्चर्य से देखा कि तलवार की क्यूई की वे किस्में हमेशा उन राक्षस जानवरों के सबसे कमजोर हिस्से पर वार करने में सक्षम थीं। इसलिए एक साथ दायरे के राक्षस जानवरों के अलावा, जिनके पास तुलनात्मक रूप से मजबूत बचाव था, व्यवहारिक रूप से सभी अन्य राक्षस जानवर तलवार के एक ही झटके से तुरंत मारे गए। यह कैसे हो रहा है? जीशिन बेहद हैरान था। हालांकि फैन मेंग का चेहरा पीला पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और यांग ये ने भौहें सिकोड़ लीं। फैन ली और ली किंगई मदद करना चाहते थे। दुर्भाग्य से वे कोई मदद नहीं कर पाए। क्योंकि यांग ये ने अभी अभी उन्हें बेरहमी से पीटा था, इसलिए उनके पूरे शरीर में अभी भी दर्द है। जब उसने एक साल्ट रियल राक्षस जानवर को उड़ा दिया, तो यांग ये ने फैन मेंग का हाथ छोड़ दिया। क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अगर वह उसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखता, तो यह उसके शरीर पर अत्यधिक दबाव डालता और यह उसकी भविष्य की साधना के लिए बेहद हानिकारक होता। मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। फैन मिंग ने यांग ये को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और उसे फैन ली और ली किंगई के पास ले गया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों के पास तुरुप के पत्ते हैं, और तुम्हें उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर उस छोटी लड़की को कुछ हो गया, तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम दोनों के लिए इस पर्वत श्रृंखला को छोड़ना असंभव बना दूंगा। यह कहते हुए उसने फैन मेंग की तलवार ली और जीशिन की ओर चल दिया। उसकी राय में, हम दोनों तुम्हारी छोटी बहन के हाथ की एक उंगली के बराबर भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। ली किंगई के चेहरे पर एक कड़वाहट का भाव था। वह एक समय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी, और सैकड़ों हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में किसी ने भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। फैन ली ने यांग ये की तरफ देखा और फिर उसने फैन मेंग का हाथ थाम लिया। उसके विचार में, यांग ये ने फैन मेंग को जो महत्व दिया, वह फैन कबीले और फैन मेंग के लिए अच्छी बात थी। आखिरकार यांग ये ने जो ताकत दिखाई, उससे यह साबित हो गया कि वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा वह एक तलवार साधक भी था, जबकि फैन मेंग भी संयोग से तलवार साधक था। इसलिए फैन मेंग के विचार में यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौभाग्यपूर्ण मुलाकात थी। जबकि कई राक्षस जानवर मर चुके थे, फिर भी यहाँ बहुत सारे राक्षस जानवर थे। हालांकि वे आगे नहीं बढ़े और वे मौके पर ही रुक गए और यांग ये को सतर्कता से देख रहे थे। जाहिर है, बचे हुए राक्षस जानवरों पर यांग ये द्वारा पहले किए गए नरसंहार से कहीं ज्यादा असर पड़ा था। गर्जन। अचानक एक साथ दायरे में एक सफेद बंदर ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई और फिर वह उछलकर एक छोटे पहाड़ की तरह यांग ये पर उतर आया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी हथेली को हिलाया और तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया। उसने हवा में उछलने के लिए काउंटरफोर्स पर भरोसा किया और फिर उसने अपनी कलाई हिलाई। उसकी मुट्ठी में मौजूद तलवार आगे की ओर उछली। स्विश। हवा के फटने की आवाज गूंज उठी जब तलवार सफेद बंदर के गुलदाउदी में से गुजरी और पीछे एक छवि छोड़ गई। उसके बाद यह सफेद बंदर की छाती को चीरकर उसके शरीर से बाहर निकल गई और इसने सफेद बंदर की छाती से खून की धार निकाल दी। गर्जन। सफेद बंदर की बड़ी बड़ी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने एक तीखी और दयनीय चीख निकाली जिससे आसपास का माहौल हिल गया। इस बीच एक मुट्ठी उसके पेट पर लगी। सफेद बंदर के शरीर के आकार की तुलना में वाई की मुट्ठी एक चींटी की मुट्ठी की तरह लग रही थी जो एक इंसान पर हमला कर रही थी। हालांकि यह वास्तव में एक छोटी मुट्ठी थी जिसने सफेद बंदर को उड़ा दिया और जमीन पर गिरने से पहले इसने कई पेड़ों को तोड़ दिया। यांग ये ने उड़ते हुए सफेद बंदर को उड़ा देने के बाद दूसरा हमला नहीं किया, क्योंकि उसका शरीर असहज महसूस कर रहा था। हालांकि उसने तलवार की कोई ऊर्जा इस्तेमाल नहीं की थी और सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उसका शरीर अभी भी उसे अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता था। इस समय उसे अपने आंतरिक अंगों से हल्का दर्द महसूस हुआ। तुम कौन हो? जीशिन ने यांग ये को स्थिर दृष्टि से देखा। ली किंगई और फैन ली भी यांग ये की ओर देख रहे थे क्योंकि वे भी जवाब जानना चाहते थे। प्राचीन तलवार स्कूल, यांग ये ने सहजता से कहा। हालांकि वह प्राचीन तलवार स्कूल के बारे में नहीं जानता था, लेकिन पाइन प्रांत में यह बहुत ही दुर्जय लगता था, इसलिए उसे इसका नाम इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्या आपको लगता है कि मैं 3 साल का हूँ? जीशिन ने धीमी आवाज में कहा, आपके पास प्राचीन तलवार स्कूल का तलवार टोकन नहीं है, और आपने छठे स्तर की तलवार की मंशा हासिल नहीं की है। तो क्या तुम घुटने टेक कर माफी मांगोगे और दया की भीख मांगोगे अगर मैं प्राचीन तलवार स्कूल की तलवार टोकन दिखाऊं? यांग ये ने इशारा किया और तलवार उसके हाथ में वापस आ गई। उसके बाद वह जीशिन की ओर चलने लगा। जीशिन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम जानते हो कि प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य होने का दिखावा करने का क्या परिणाम होता है? किसी ने एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी और 9 चोटियों के शिष्यों ने उसे 3 दिन और रात तक पीछा किया था। अंत में न केवल वह व्यक्ति मारा गया, बल्कि उसका पूरा परिवार भी नष्ट हो गया। क्या तुम जानते हो कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था? उसने 2 प्रकार के इरादों को समझ लिया था और दोनों ने स्वर्ग रैंक प्राप्त कर ली थी।
इसके अलावा वह अर्धसंध क्षेत्र में भी था। यांग ये के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। यह वाकई बहुत ज्यादा है। लगता है मैंने फिर से अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। लेकिन इस समय उसके लिए इसे अस्वीकार करना बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उसने कहा, मैंने कहा कि मैं हूं, तो मैं हूं। यह सब बकवास क्या है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह ज़ीशिन पर टूट पड़ा। हालांकि वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एक साल्ट रियल्म राक्षस जानवर ने उसका रास्ता रोक दिया। यह एक साल्ट रियल्म राक्षस जानवर सफेद बंदर जितना बड़ा नहीं था और यह एक वयस्क के आकार का केवल 2 गुना था। यह पूरी तरह से काले शल्कों से ढका हुआ था और इसका आकार गाय जैसा था। हालांकि इसके पैर एक आदमी के थे, जिससे यह काफी अजीब लग रहा था। यह एक काला बख्तरबंद गैंडा है। सावधान, फैन मिंग ने चेतावनी दी, इसकी त्वचा बेहद मोटी और सख्त है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने डार्क आर्मर्ड राइनो पर नजर डाली। अंत में उसकी नजर उसकी आंखों पर रुक गई। उसने तुरंत हमला करने में संकोच नहीं किया। वह उस पर झपटा और फिर उसके हाथ में तलवार उसकी आंखों की ओर बढ़ी। यह इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का बोल्ट हो। हालांकि ज़ीशिन अचानक गैंडे पर प्रकट हुआ और फिर उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गया। यांग ये की तलवार जो उसकी आंखों पर वार करती, तुरंत उसके एक शल्क पर जा लगी और चिंगारियां उड़ने लगीं। झंकार, उसके हाथ में पकड़ी तलवार तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गई, जबकि यांग ये टक्कर के जबरदस्त बल से कुछ कदम पीछे जा गिरा। यह जानवरों का आत्मसात है, ली किंगई ने अचानक कहा। उसका दिल डार्क आर्मर्ड राइनो के साथ एक है। वे एक के रूप में शामिल हो गए थे और वे ऐसी ताकतें ला सकते हैं जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। गर्जन, अचानक गैंडे ने भयंकर दहाड़ लगाई और एक विस्फोटक दहाड़ जो दैवीय वज्रपात की तरह गड़गड़ाहट करती हुई यांग ये के कानों से टकराई, जिससे उसे चक्कर आने लगा। यांग ये चौंक गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि वह अपने कानों को बंद करने के लिए गहरी ऊर्जा का उपयोग करता। इस बीच गैंडे ने उस पल का फायदा उठाया जब यांग ये विचलित था और यांग ये के सामने आ गया और उसके सींग ने उसके सिर पर वार किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो, यांग ये ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी सींग पर पटक दी। टकराना, सींग तुरंत टूट गया जबकि गैंडा यांग ये की मुट्ठी के शक्तिशाली बल से पीछे की ओर गिर गया। हालांकि यांग ये भी लगभग 10 कदम पीछे हट गया था। मार डालो, गैंडे की पीठ पर बैठी ज़ीशिन ने अचानक अपना हाथ हिलाया और फिर उसके हाथ से एक अजीब सी हरकत निकली। उसके बाद आसपास के सभी राक्षस जानवर चिल्लाने लगे और यांग यी और बाकी लोगों की ओर दौड़ पड़े। यांग यी की आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी जब उसने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर आगे की ओर बढ़ गया। इस बीच ज़ीशिन ने जब यह दृश्य देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने गैंडे की पीठ पर थपथपाया और गैंडे ने दहाड़ते हुए यांग यी पर हमला कर दिया। स्लैश, यांग ये ने अपनी उंगलियों को तलवार के रूप में दबाया और इसे गैंडे पर फेंक दिया और फिर तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमक उठी। जब तलवार की ऊर्जा ने गैंडे पर प्रहार किया तो गैंडे का कवच टोफू जैसा लग रहा था क्योंकि तलवार की ऊर्जा ने उसे आसानी से चीर दिया। जब ज़ीशिन ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए और उसकी आकृति एक तरफ चमक उठी। अनुभव करना, तलवार की ऊर्जा गैंडे में चमक उठी और वह तुरंत 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। ज़ीशिन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और दूर से जलता हुआ शेर तुरंत उसकी ओर दौड़ा। हालांकि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया और फिर उसने उसका गला पकड़ लिया। यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें रोको, मुझे जाने दो नहीं तो वे तीनों मर जाएंगे। ज़ीशिन ने यांग ये को घूर कर देखा और उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। क्योंकि ली किंगई और अन्य पर राक्षस जानवरों के समूह द्वारा हमला किया जा रहा था और वे जिंदा खाए जाने के कगार पर थे। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने ज़ीशिन का दाहिना हाथ पकड़ लिया। ज़ीशिन यह सुनकर चौंक गया और बोला, तुम क्या हो? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि यांग ये ने अचानक उसे खींच लिया और फिर ज़ीशिन का पूरा हाथ उसके कंधे से अलग हो गया। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। उसमें एक शैतान है, ली किंगई ने धीरे से कहा। आह! ज़ीशिन की पीड़ा भरी तीखी चीख उसके चेहरे पर बंधी पट्टी के नीचे से गूंजी और उसके दाहिने कंधे से आ रहे तेज दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। क्या वह कोई राक्षस है? ज़ीशिन को इस पल सचमुच बहुत डर लगा। यांग ये ज़ीशिन के करीब गया और बोला, अगर उस छोटी लड़की को जरा सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हारे सारे अंग फाड़ दूंगा। क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो कि मैं ऐसा करने की हिम्मत कर पाऊंगा? वह उसके साथ ऐसी शर्त लगाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? वह तुरंत चिल्लाई, रुको। राक्षस जानवर उसकी बात सुनते ही तुरंत रुक गए और इससे फैनली और ली किंगई को राहत की सांस लेने का मौका मिला। जबकि आसपास के ज्यादातर राक्षस जानवर सिर्फ राजा क्षेत्र या आत्मा क्षेत्र में थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इस तथ्य के साथ कि वे इससे पहले यांग यी द्वारा पीटे जा चुके थे, उनमें राक्षस जानवरों के खिलाफ टिके रहने की ताकत नहीं थी। सौभाग्य से यांग ये ने ज़ीशिन को पकड़ लिया था।
हालांकि जब उन्होंने देखा कि उसके साथ क्या हुआ, तो उनके दोनों दिल कांप उठे और वे एक ही समय में फैन मेंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे जानते थे कि अगर यह छोटी लड़की उनके साथ नहीं होती, तो शायद उन दोनों का भी यही हश्र होता। वह व्यक्ति सुंदरी के प्रति दयावान नहीं था। यांग ये ने जीशिन को फैनली और ली किंगई के पास ले जाकर कहा, उस पर नजर रखो और उसे मरने मत दो। यद्यपि उसने उसे रोक रखा था, फिर भी आसपास के राक्षस जानवर पीछे नहीं हटे थे, और वे लगातार वहीं पर चिल्ला रहे थे तथा किसी भी समय आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। हालांकि वह उनसे डरता नहीं था, लेकिन वह परेशानी नहीं चाहता था, क्योंकि वे बहुत ज्यादा थे। इस तथ्य के साथ कि वह अभी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था या अपनी शारीरिक शक्ति का अधिक उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए जीशिन का उपयोग करके रास्ता खोलना सबसे अच्छा था। जीशिन को अपने हाथों में लेकर आसपास के राक्षस जानवर तुरंत उसके अंगरक्षक बन गए, और उन्हें रास्ते में किसी भी दुर्जय राक्षस जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। अगर ऐसा हुआ भी, तो वे जीशिन के साथ राक्षस जानवरों से बात करने और उनसे समझौता करने के लिए आसानी से आगे बढ़ पाए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अचानक ली किंगई यांग ये के पास चली गई। एक व्यक्ति को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। यांग ये ने कहा, सबसे पहले, मैं वास्तव में आपको नहीं जानता, और मैं आपसे किसी भी विषय पर बात नहीं करना चाहता। दूसरे, मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप स्पिरिट एप माउंटेन की यात्रा करना चाहते हैं। मैं आपको वहां जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं आपके साथ वहां नहीं जाऊंगा। ली किंगई ने कहा, क्या होगा यदि मैं आपको इच्छित मुआवजा प्रदान करूं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारे लिए मेरी इच्छा की कोई भी चीज पाना असंभव है। ज्यादा से ज्यादा, तुम्हारे पास वो चीजें हैं जिनकी मुझे अभी जरूरत है। शायद मुझे वाकई उन चीजों की जरूरत है, जैसे कि चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर। मुझे वाकई उनकी जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगा। ली किंगई ने धीमी आवाज में कहा, क्यों? यांग ये ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी आंखों में एक गंभीर भाव के साथ असीम पर्वत क्रोध को देखा। उसने पहाड़ों के भीतर से खतरे को महसूस किया। जब वह अपने चरम पर था, तो उसे उच्च श्रेणी के अर्ध संतों से भी डर नहीं लगता था, लेकिन यह दर्शाता नहीं था कि वह बेजोड़ था। चूंकि उसे वहां से खतरे का आभास हुआ, इससे यह सिद्ध हो गया कि वहां कोई भयानक अस्तित्व विद्यमान हो सकता है। इससे यांग ये ने रेडियंट डायमेंशन को कम आंकना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिरकार यहां आने के बाद से वह इस दुनिया के विशेषज्ञों और प्रतिभाशाली लोगों के संपर्क में नहीं आया था। इसलिए शुरू में उसे लगा कि रेडियंट डायमेंशन कुछ खास नहीं है, लेकिन अब उसने देखा कि यह दुनिया उतनी घटिया नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी। अपने दुश्मन को कम आंकने से आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यांग ये स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझ गया था, इसलिए उसने इस दुनिया के प्रति अपनी मानसिकता को सुधार लिया था। जब उसने यांग ये को चुप देखा, तो ली किंगई ने आगे कहा, आपकी ताकत और इस तथ्य के साथ कि हमारे पास बीस्ट मास्टर संप्रदाय की वह महिला है, हमारे लिए स्पिरिट एप पर्वत की ओर जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यांग ये ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह बस जीशिन के पास चला गया। यांग यी को देखकर जीशिन की पलकें झपक गईं और वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई। वह उस आदमी से वाकई डर गई थी जो उसके सामने खड़ा था। यांग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अत्यधिक उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर और एक साल्ट रियल्म के दानव जानवरों के आंतरिक कोर, उन सभी को सौंप दो। उसने पहले अपनी शारीरिक शक्ति और तलवार की ऊर्जा का जबरदस्ती इस्तेमाल किया था, और इससे उसके मेरिडियन और शरीर में एक बार फिर से कई समस्याएं पैदा हो गई थीं। इसलिए उसे ठीक होने के लिए तुरंत ऊर्जा पत्थरों की जरूरत थी। क्या वह डाकू है? सभी औरतें चौंक गईं। यांग ये ने जब जीशिन को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो वह भौंचक्का रह गया और बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद की तलाशी लूं? जीशिन अपने सदमे से उबर गई। उसने यांग ये की ओर देखा और बहुत अनिच्छा से अपनी स्थानिक अंगूठी वापस ले ली। यांग ये ने इसे ले लिया और फिर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें बह गई। जब उसने इसकी सामग्री देखी तो उसके मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान उभरी। इसमें लगभग 1000 से अधिक चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर और 100 से अधिक एक साल्ट रियल आंतरिक कोर थे। यह सब न केवल उसे शीघ्र स्वस्थ होने में सक्षम करेगा, बल्कि यह उसके लिए आत्मिक क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंचने के लिए भी पर्याप्त होगा। सभी ने देखा कि उसने कुछ चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को लिया और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। फैन ली और ली किंगई ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि उन्होंने अतीत में ऐसा दृश्य देखा था, लेकिन जीशिन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली जबकि अविश्वास उसके चेहरे पर छा गया। 2 घंटे बाद यांगे का शरीर बेहतर महसूस करने लगा और वह आत्मिक क्षेत्र के मध्य स्तर तक आगे बढ़ गया। यांगे, फैन मिंग अचानक यांगे के पास दौड़ी और बोली, आप तलवारों को अपने आप कैसे उड़ाते हैं? जब मैं इसका इस्तेमाल करती हूं तो यह उड़ती ही नहीं है। वह बहुत लंबे समय से यांगे की शानदार तलवार नियंत्रण तकनीक की चाहत रखती थी, और ऐसा नहीं था कि वे अब परेशानी में नहीं थे। वह जल्दी से इसके बारे में पूछने के लिए दौड़ी। आप यह सीखना चाहते हैं कि यह कैसे किया जाता है? यांग ये मुस्कुराया। उसने जल्दी से सिर हिलाया, हाँ, मैं चाहती हूँ, मैं सचमुच चाहती हूँ।
यांग ये मुस्कुराया, इसे तलवार नियंत्रण तकनीक कहा जाता है, और यह है। यांग ये ने अचानक बोलना बंद कर दिया जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यह एल्दम्यू ही थे जिन्होंने कई वर्ष पहले उसे तलवार नियंत्रण तकनीक सिखाई थी। एल्दम्यू, लू यान, जुक्याने, पवित्र प्रभु, सर्वोच्च प्रभु, किनबुफान, शियाओ यंग। यांग ये के मन में अनगिनत लोगों की छवियां कौन थीं। उनमें से कई लोग कभी उसके दुश्मन थे, लेकिन वे सभी एकजुट हुए और महत्वपूर्ण क्षण में एक साथ काम किया और स्वर्ग की आंख दाव का विरोध किया। यह कहा जा सकता है कि अगर उनके बलिदान के बिना वह आज जीवित नहीं होते। हेवन रेन बेहद शक्तिशाली था, लेकिन अगर इतने सारे विशेषज्ञों के आत्म विस्फोट से हेवन दाव की आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई होती, तो वह शायद इसे काटने में असमर्थ होता, भले ही वह संत क्षेत्र में पहुंच गया होता। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में भयानक हत्या का इरादा भरा हुआ था। क्या क्या गड़बड़ है? फैन मिंग ने धीरे से कहा जब उसने यांग ये को ऐसी शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करते और भयंकर हत्या की मंशा प्रकट करते देखा। इस बीच ली की गई और फैन ली ने जीशिन को अपने साथ खींच लिया और वे थोड़ा पीछे की ओर चले गए। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि यांग ये उन पर हमला करके उन्हें मार देगा। यांग ये ने अपनी नजरें हटा लीं और अपना सिर हिलाया, यह कुछ भी नहीं है। मुझे बस अतीत के कुछ दृश्य याद आ गए। यदि आप यह तकनीक सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इसे सिखा सकता हूँ। एक बार जब आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो यह आपके लिए तब भी बहुत उपयोगी होगी जब आप अर्धसंत क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वह झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि जब तलवार नियंत्रण तकनीक को उसकी सीमा तक विकसित किया जाता है तो कोई कम से कम 10,000 तलवारों को नियंत्रित कर सकता है। आप वास्तव में मुझे यह सिखाने के लिए तैयार हैं? फैन मिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसकी आवाज में सुखद आश्चर्य और उत्साह था। यांग ये ने सिर हिलाया, बेशक। फैन मिंग ने जब उसकी बात सुनी तो उसने ताली बजाई और वह खुशी से उछलने भी लगी। इस बीच फैन मिंग के चेहरे पर भी एक खुश मुस्कान थी। आखिरकार पाइन प्रांत के भीतर सभी तलवार तकनीकें व्यवहारिक रूप से प्राचीन तलवार स्कूल के कब्जे में थीं, विशेष रूप से तुलनात्मक रूप से बेहतर तकनीकें। इसलिए जबकि उसका फैन कबीला अमीर था, फिर भी वह ऐसी तलवार तकनीकें नहीं खरीद सकता था। यांग ये ने जो तलवारबाजी की थी वह स्पष्ट रूप से असाधारण थी। इसलिए चूंकि यांग ये फैन मिंग को यह सिखाने के लिए तैयार थी, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक शानदार अवसर था, और फैन ली जो उसकी बड़ी बहन थी, वह स्वाभाविक रूप से अपनी छोटी बहन के लिए खुश थी। जैसे ही उसने उसे तलवार नियंत्रण तकनीक सिखाई, यांग ये ने देखा कि तलवार चलाने में उसकी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वह अभी भी तलवार चलाने की नीयत के चौथे स्तर पर थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके पास वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी थी। आखिरकार पिंजरे में पाला गया बाघ जंगली कुत्ते से भी कमतर हो सकता है। जब उसने यह सोचा तो यांग ये ने अचानक फैन ली की ओर देखा और कहा, यहाँ आओ। फैन ली की पलकें झपकने लगी जब उसने उसकी बात सुनी। इस बीच फैन मिंग ने भी उसे एक प्यारी सी नजर से देखा क्योंकि उसे सच में डर था कि वह उसकी बड़ी बहन को पीट देगा। यांग ये को उसकी अभिव्यक्ति देखकर बहुत खुशी हुई और उसने अपना सिर हिलाया, भले ही यह सिर्फ तुम्हारी वजह से हो, फिर भी मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं उसे बस कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बोलते बोलते वह एक तरफ चला गया। फैन ली एक पल के लिए झिझकी और फिर उसके पीछे चली गई। आखिरकार अगर यांग ये उसके साथ कुछ करना चाहती तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाती। फैन मिंग ने अपनी बड़ी बहन को थोड़ी चिंता के साथ देखा। हालांकि उसने उनका पीछा करने का विकल्प नहीं चुना। यांग ये 30 मीटर दूर चलने के बाद रुका और उसने कहा, फैन मिंग की तलवार चलाने की स्वाभाविक प्रतिभा बहुत अच्छी है। हालांकि उसका चरित्र वास्तव में थोड़ा कमजोर और कोमल है। इसके अलावा उसमें असली लड़ाई की कमी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तलवार चलाने की उसकी स्वाभाविक प्रतिभा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कृपया उसे अपना शिष्य बना लें। फैन ली ने अचानक यांग ये के सामने झुककर प्रणाम किया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं उसे सिखाऊंगा, लेकिन मैं उसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा हम इस पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा पीछा करना कितना खतरनाक होगा। फैन ली ने कहा, अगर वह स्काईविंड सिटी में रहती है तो यह उसके लिए और भी खतरनाक होगा। मैं उसे प्राचीन तलवार स्कूल में शामिल करना चाहता था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वह इसकी सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम होगी। दुर्भाग्य से वह प्राचीन तलवार स्कूल में शामिल होने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं तक नहीं पहुंच पाए है। यह ये कबीले की वजह से है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने सिर हिलाया और समझाया, अगर यह सिर्फ ये कबीला होता तो ये कबीला मेरे फैन कबीले को धमकाने की हिम्मत नहीं करता, जबकि हम उनसे मौत तक लड़ने के लिए दृढ़ हैं। हालांकि ये कबीला किसी तरह ब्रोकन सेबर विला से जुड़ गया और यह एक सिल्वर रैंक संप्रदाय है। मेरा फैन कबीला ये कबीले का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ है, जबकि इसे ब्रोकन सेबर विला द्वारा सहायता दी जाती है। मैं आज ली किंगई के साथ ब्रोकन स्काई माउंटेन रेंज में इसलिए आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वह हमारी
और से ब्रोकन सेबर विला से बात करने में मदद करे। हालांकि तुम ये कबीले और ब्रोकन सेबर विला से निपटने में मेरी मदद लेना चाहते हो। यांग ये ने अचानक उसे थोड़ी ठंडी निगाह से देखा। फैन ली का दिल कांप उठा और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं ऐसी बात के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं केवल यही उम्मीद करती हूँ कि तुम लिटिल मेंग की मदद कर सको। चीख। अचानक आसमान से एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और फिर उनके ऊपर आसमान में लगभग 10 विशालकाय चीलें दिखाई दी। उनमें से हर एक चील एक साथ दायरे के उच्च पद पर था। यह बीस्टमास्टर संप्रदाय है, ली किंगई ने अनायास ही चिल्लाकर कहा। मार्शल अंकल जू। ज़ीशिन बहुत खुश हुआ। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी और 10 अधेड़ उम्र के आदमी उनके सामने आ गए। यांग ये की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि फैन ली का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी सम्राट क्षेत्र में था। बूढ़े आदमी के अलावा अन्य सभी 10 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष एक साथ दायरे के उच्च पद पर थे। फैन ली और फैन मिंग ने जब ऐसी ताकत देखी तो वे तुरंत निराश हो गए। वे जानते थे कि यांग ये बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि वह एक मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ और 10 उच्च रैंक वाले एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को हरा सकता है। आखिरकार यांग ये केवल स्पिरिट रियल्म में था। ली किंगई की अभिव्यक्ति भी काफी भद्दी थी। स्टेलस स्काई सिटी और बीस्टमास्टर संप्रदाय दुश्मन थे, इसलिए उनके लिए उसे छोड़ना बिल्कुल असंभव था, और अगर वह उनके हाथों में पड़ गई तो उसके सामने आने वाले परिणाम बिल्कुल भयानक होंगे। यांग ये और फैन ली ज़ीशिन की तरफ चले गए, जबकि प्राचीन म्यान यांग ये की मुट्ठी में दिखाई दिया। साधारण तलवार ऊर्जा और तकनीक सम्राट दायरे के विशेषज्ञों के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे। हेवनरेंट को अंजाम देने से उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे, लेकिन वह इन सब के बारे में कैसे परेशान हो सकता था। बूढ़े आदमी ने यांग ही और अन्य लोगों पर नजर डाली, इससे पहले कि उसकी नजर ज़ीशिन पर पड़े, और उसका चेहरा तुरंत क्रूर हो गया जब उसने देखा कि ज़ीशिन का दाहिना हाथ गायब था। यह किसने किया? मैंने किया। यांग ये तुरंत आगे बढ़ा। आखिरकार इसके बारे में झूठ बोलना असंभव था और उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वास्तव में मेरे बीस्टमास्टर संप्रदाय के एक सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की। बूढ़े आदमी से हत्या की मंशा की एक किरण निकली और यांग यी और अन्य लोगों पर दबाव डाला। हालांकि जब वह यांग ये के सामने पहुंचा तो वह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। क्या मजाक है? यांग ये ने कितनों को मारा था? बूढ़े आदमी की हत्या की मंशा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। बूढ़ा आदमी यह दृश्य देखकर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हत्या की मंशा इस आदमी के खिलाफ बेकार हो जाएगी जो सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में था। इससे उसे अपमानित और क्रोधित दोनों महसूस हुआ। वह हमला करने ही वाला था कि ली किंगई की आवाज अचानक गूंजी, अगर तुमने हमला करने की हिम्मत की तो तुम्हारी यह छोटी बच्ची यहीं अपनी जान दे देगी। बूढ़े आदमी ने देखा कि ली किंगई ने अपना हाथ ज़ीशिन के गले में लपेटा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत मत करना। बूढ़ा आदमी गुस्से में था। ली किंगई ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे आजमाओ। जैसे ही उसने कहा, वह थोड़ा नीचे झुक गई और इससे ज़ीशिन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अचानक बूढ़े आदमी ने कहा, सोने की धारी वाले सांप। यांग ये हैरान था। इस बीच ज़ीशिन से सुनहरे प्रकाश की कई किरणें विस्फोटक रूप से निकलीं और उन्होंने ली किंगई को मारा। आह! वह चिल्लाई जब उसने ज़ीशिन को छोड़ दिया, और फिर ली किंगई तेजी से अपनी दाहिनी हथेली को घुमाने से पहले बार बार पीछे की ओर बढ़ी। इस समय यहाँ सभी ने देखा कि सुनहरे प्रकाश की वे किरणें वास्तव में कुछ छोटे सुनहरे सांप थे जो उंगलियों जितने मोटे थे। इस बीच ली किंगई का चेहरा बैंगनी हो गया था। उसे जहर दिया गया था। ली किंगई के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने जल्दी से कुछ गोलियां निकालीं और उन्हें निगल लिया। इस बीच ज़ीशिन पहले से ही बूढ़े आदमी के पास था। गोल्ड स्ट्राइप स्नैक के जहर में अत्यधिक यिंग गुण होते हैं, और यहाँ तक मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ भी इसके जहर पर काबू पाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जब वह इस बिंदु पर बोली तो ज़ीशिन ने अचानक यांग ये की ओर इशारा किया और कहा, मैंने उन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा किया था। दुर्भाग्य से उसने मुझे रोकने के बाद भी मेरे प्रति बहुत सतर्क था, इसलिए मुझे कभी मौका नहीं मिला। चूंकि यह ऐसा था, इसलिए मेरे पास यंग मिस ली को उनका आनंद लेने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कितनी अफसोस की बात है, आपके पास वास्तव में इतनी सारी औषधीय गोलियां हैं जो जहर को ठीक करती हैं। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और फैन मेंग की तलवार उसकी मुट्ठी में आ गई, और फिर उसने कहा, इस पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर भागो। फैन मेंग ने तुरंत पूछा, आपका क्या हाल है? मैं जल्द ही पकड़ लूंगा। बोलते हुए उसने फैन ली की ओर देखा। फैन ली ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने फैन मेंग को खींच लिया और ली किंगई के साथ पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर भाग गई। भागो! बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा, कितनी हास्यास्पद बात है। उसकी बात खत्म होते ही वह हमला करने वाला था। हालांकि ज़ीशिन ने अचानक कहा, मार्शल अंकल जू, आपको सावधान रहना चाहिए। उसकी ताकत असाधारण है। उसने अभी अभी अपनी तलवार के एक झटके से एक साल्ट रियल्म के राक्षस जानवरों को मार डाला, और यहाँ तक कि मेरे ब्लैक आर्मर्ड राइनो का भी यही हश्र हुआ।
वह तुरंत ही एक साथ दायरे के राक्षस जानवरों का सफाया करने में सक्षम था। बूढ़े आदमी की पलकें फड़कने लगीं और उसकी आंखों में घृणा का भाव कम हो गया जब उसने पूछा, तुम कौन हो? यांग ये ने धीरे से तलवार को प्राचीन म्यान में डाल दिया। हालांकि तलवार दाव रैंक की नहीं थी, लेकिन यह स्वर्ग रैंक के उच्च ग्रेड की थी। हेवनरेंट की अपनी समझ और नियंत्रण के साथ, उसके लिए ऐसी तलवार से एक बार हेवनरेंट को अंजाम देना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि, इसकी ताकत निश्चित रूप से दाव रैंक की तलवार से बहुत कम होगी। इसके अलावा, वह केवल एक ही हेवनरेंट को अंजाम दे सकता था और उन्हें ओवरलैप नहीं कर सकता था। तलवार को म्यान में रखने के बाद, उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, प्राचीन तलवार स्कूल। स्वर्गीय तलवार शिखर, मैं संत दायरे के नीचे सबसे मजबूत हूँ। वह वास्तव में हेवनरेंट को मारना नहीं चाहता था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इसके क्या परिणाम होंगे। इसलिए, उसके पास प्राचीन तलवार स्कूल के नाम का उपयोग करने और बूढ़े आदमी को डराने में सक्षम होने की उम्मीद के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे अच्छी रणनीति यह थी कि दुश्मन को बिना लड़े ही आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया जाए। प्राचीन तलवार स्कूल। बूढ़े आदमी और 10 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के चेहरे पर यह शब्द सुनकर जबरदस्त बदलाव आया और बूढ़ा आदमी अनायास ही सदमे से चिल्ला उठा, तुम उस आदमी से हो जो। प्राचीन तलवार स्कूल। प्राचीन तलवार विद्यालय एक प्लेटिनम रैंक संप्रदाय था, इसलिए ऐसे संप्रदाय के लिए बीस्टमास्टर संप्रदाय को नष्ट करना केवल एक पल में ही हो गया। बूढ़ा आदमी और अन्य लोग तुरंत घबरा गए जब उन्होंने सुना कि यांग ये प्राचीन तलवार विद्यालय से था। आखिरकार, क्या वे प्राचीन तलवार विद्यालय के एक शिष्य को अपमानित करके मौत को आमंत्रित नहीं कर रहे थे? बूढ़े आदमी के हाथ भी कांपने लगे थे। वह प्राचीन तलवार स्कूल से नहीं है। जीशिन ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर तुरंत कहा, प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य अपनी पीठ पर तलवार की पेटी रखते हैं और वे प्राचीन तलवार स्कूल का प्रतीक पहनते हैं। इसके अलावा, उन सभी के पास छठे स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा या उससे ऊपर की क्षमता है। वह इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है। इसलिए, वह प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य नहीं है। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो वे सभी एक बार फिर शांत और संयमित हो गए। उन्होंने यांग ये को ध्यान से परखा और उन्होंने देखा कि वह वास्तव में उन शर्तों के अनुरूप नहीं था। इससे बूढ़े व्यक्ति का चेहरा तुरंत उदास हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में कोई वास्तव में प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य होने का दिखावा करने की हिम्मत करेगा। कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बहादुर हो। यांग ये ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और कहा, मैं सच बोलूंगा। मेरा यह हमला बहुत शक्तिशाली है और इसने एक बार स्वर्ग को चकनाचूर कर दिया था। क्यों ना आप सभी चले जाएं और मैं अपनी तलवार नहीं खींचूंगा। तब, शायद हम भविष्य में फिर से एक दूसरे से मिल पाएं। अन्यथा, एक बार जब मैं अपनी तलवार खींच लूंगा, तो हम जीवित और मृत लोगों की दुनिया से अलग हो सकते हैं। यह बहुत शक्तिशाली है। इसने तो आसमान भी तोड़ दिया। हम मौत से अलग हो जाएंगे। हा 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 हा। बूढ़ा आदमी और बाकी लोग जोर से हंस पड़े। यहां तक कि जीशिन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। जाहिर है, वे सभी उसकी बातों से खुश थे। जब मैं सच बोलता हूं तो कोई मुझ पर कभी विश्वास क्यों नहीं करता? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि वह वाकई में एक असफल व्यक्ति था। आखिरकार, यह एक दुर्लभ क्षण था जब उसने अपने दुश्मनों के प्रति इतनी ईमानदारी से काम किया। ठीक है, चलो जल्दी से उससे निपटते हैं ताकि हम ली किंगई को पकड़ सकें। बूढ़े व्यक्ति ने हंसना बंद कर दिया और फिर वह यांग ये के पास चला गया। मैं इस बार अहंकारी और लापरवाही से काम लूंगा। आओ, अपनी वह तकनीक आजमाओ और मुझे दिखाओ। मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूं कि वास्तव में किस तरह का हमला आकाश को भी चकनाचूर कर सकता है। क्या तुम सचमुच मेरी कही बात पर विचार नहीं करोगे? यांग ये ने पूछा। बूढ़ा आदमी गुस्से में था। मैंने तुमसे तलवार निकालने को कहा था, तो निकालो। यह सब बकवास क्या है? यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, मैं 3 तक गिनूंगी ताकि तुम मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। अन्यथा, मैं वास्तव में तुम्हें धमकाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ो और गिनती करो। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बस एक विशेषज्ञ की तरह काम कर रहा था। 3। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। जब वह यांग ये के उल्टी गिनती जारी रखने और 2 चिल्लाने का इंतजार कर रहा था, तो अचानक आसमान में तलवार की आवाज गूंज उठी। आसमान में मौजूद विशाल चीलों से तीखी चीखें गूंज उठीं और वे पागलों की तरह सभी दिशाओं में भाग गए। उसी समय, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से देखा कि यांग ये की तलवार की म्यान से प्रकाश की एक चमकदार किरण फूट पड़ी और फिर वह उसकी आंखों के सामने चमक गई। बूढ़े आदमी का शरीर वहीं अकड़ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दो को क्या हुआ? मैंने इसे निगल लिया। टकराना। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति का शरीर फट गया और टुकड़ों में बदल गया जो जमीन पर गिरने लगे। 10 अधेड़ उम्र के पुरुष और जीशिन मौके पर ही डर गए। वे सभी यांग यी को घूर रहे थे और उनकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ। एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट रियल्म साधक ने एक सम्राट रियल्म विशेषज्ञ को एक पल में नष्ट कर दिया। हे भगवान, क्या यह सच है?
क्या यह सच है? इस समय उनके सारे दिमाग खाली हो गए थे, क्योंकि जो दृश्य अभी अभी उनके सामने हुआ था वह वाकई बहुत चौंकाने वाला था और यह एक सपने जैसा अवास्तविक था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी में तलवार के टुकड़ों को देखा। उसने अपनी हथेली हिलाई और उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिया। इस बीच तेज हवा का झोंका आया और यांग ये का लबादा लहराने लगा। वह उन्हें देखने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह शांत हो गईं। वे सभी सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। इस समय यांग ये उन्हें एक अद्वितीय तलवार साधक की तरह लग रहा था, एक अद्वितीय तलवार साधक जो आकाश में भी छेद कर सकता था। यांग ये ने अचानक आसमान की ओर देखा और कहा, स्वर्ग दयालु है। आप सभी जा सकते हैं। वापस जाओ और अपने संप्रदाय के गुरु से कहो कि मैं भविष्य में तुम्हारे संप्रदाय का दौरा जरूर करूंगा। वे सभी अभी भी मौके पर ही मौजूद हैं। यांग ये की निगाहें बर्फीली हो गईं और उसने कहा, क्या तुम सब उसके साथ जाना चाहते हो? ज़ीशिन और अन्य लोग उसे सुनकर कांप उठे और फिर वे पीछे मुड़े और भाग गए। कुछ ही समय में वे यांग यी की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गए। लगभग 500 किलोमीटर तक पागलों की तरह दौड़ने के बाद ज़ीशिन अचानक रुक गया और बोला, कुछ ठीक नहीं है। बाकी सभी लोग भी रुक गए। अधेड़ उम्र के लोगों में से एक ने गुस्से से कहा, कुछ ठीक नहीं है। ज़ीशिन, तुमने हमारे मार्शल अंकल की हत्या कर दी और तुमने हमारे बीस्ट मास्टर संप्रदाय को प्राचीन तलवार स्कूल के एक शिष्य को अपमानित करने पर मजबूर कर दिया। तुमने संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी उसकी ओर शत्रुतापूर्ण नजरों से देख रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वह निश्चित रूप से प्राचीन तलवार स्कूल से नहीं है। क्योंकि अगर वह है तो उसे इसे साबित करने के लिए केवल अपने कमांड टोकन का उपयोग करना होगा और हम निश्चित रूप से उसके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि उसने अंत तक ऐसा कभी नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप सभी ने देखा कि तलवार खींचने के बाद उसकी तलवार टूट गई? इसके अलावा मैंने यह भी देखा कि उसका शरीर कांप रहा था। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम सबके आने से पहले मैंने उससे लड़ाई की थी। वह वास्तव में बहुत ताकतवर है, लेकिन वह इतना ताकतवर होने से कोसों दूर था। उसने निश्चित रूप से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी तरह की शक्तिशाली गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था और इसीलिए वह भी इतना ताकतवर था। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसी तकनीकों के इस्तेमाल से आमतौर पर उपयोगकर्ता को प्रतिकूल प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है। अधेड़ उम्र के लोगों में से एक ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा मतलब है कि उसने हमें इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वह हमें मारना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह हमें नहीं मार सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह प्रतिशोध से पीड़ित था। ठीक है। ज़ीशिन ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में क्रूरता दिखाई दी। वह बहुत ताकतवर है। अगर उसे जिंदा रहने दिया गया तो वह हमारे संप्रदाय के लिए एक विपत्ति बन जाएगा। इसलिए हमें उसे नष्ट करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्या होगा अगर वह सचमुच प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य है? तो फिर उसे मार डालने का और भी ज्यादा कारण है। ज़ीशिन ने भयावह स्वर में कहा, अगर वह वास्तव में प्राचीन तलवार स्कूल का सदस्य है तो जरा सोचिए कि अगर उसे जिंदा वापस लौटने दिया गया तो क्या परिणाम होंगे। वे सभी शब्दहीन थे। ज़ीशिन ने गहरी सांस ली और कहा, वरिष्ठ भाई मिंगरुओ, गुप्त रूप से जांच करें और पता लगाएं कि क्या स्वर्गीय तलवार शिखर पर यांग ये नामक कोई शिष्य है। अगर कोई नहीं है तो तुरंत प्राचीन तलवार स्कूल को सूचित करें कि कोई उनके संप्रदाय का सदस्य होने का दिखावा कर रहा है। अगर वहां यांग ये नाम का कोई व्यक्ति है तो तुरंत संप्रदाय के गुरु को सूचित करें और उनसे व्यक्तिगत रूप से इस मामले को सुलझाने के लिए कहें, क्योंकि उसे ब्रोकन स्काई माउंटेन रेंज से जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, यह तय हो गया है। मिंगरुओ नामक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक चला गया, जबकि बाकी समूह वापस उसी जगह पर चला गया जहां उन्होंने पहले यांगे का सामना किया था। उन्हें वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां यांगे अभी खड़ा था। इस समय यांगे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और जहां वह खड़ा था वहां खून का एक गड्ढा था। भाड़ में जाओ, हमारे साथ धोखा हुआ है। अधेड़ उम्र के एक आदमी ने खून का धब्बा देखकर कोसा। जब 10 मध्यम आयु वर्ग के लोग और ज़ीशिन चले गए तो यांगे के भीतर से अचानक दरार की आवाजें गूंजने लगीं, जबकि उसके भीतर से खून की अनगिनत धारें रिसने लगीं और उसके कपड़े तुरंत लाल हो गए। यांगे जानता था कि उसका शरीर एक बार फिर से टूट गया था। उसकी आंखों में कड़वाहट थी। वह जानता था कि हेवनरेंट को मारने के गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इससे उसका शरीर भी टूट जाएगा। यांगे। अचानक फैन मिंग की आवाज उसके पीछे से गूंजी और फिर ली की गई। फैन ली और फैन मिंग उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुए। तुम सब अभी भी नहीं गए हो? यांगे ने भौहें से कुड़ी, लेकिन इस हरकत से उसके माथे से खून की धार बहने लगी। वे तीनों मौके पर ही दंग रह गए जब उन्होंने यांगे की हालत देखी। इस समय उसके कपड़े पूरी तरह से खून से भीगे हुए थे, मानो वे खून से बने हों। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसके चेहरे पर बहुत सारी दरारें थीं।
उसके चेहरे पर पहले से मौजूद निशानों के साथ यांग ये भूत से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। क्या तुम्हें क्या हुआ? फैन मिंग के चेहरे पर आंसू बहने लगे। यांग ये ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, चलो अभी इसे नजरअंदाज करते हैं। वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। चलो पहले निकल जाएं। ली किंगई ने एक शब्द भी नहीं बोला और तुरंत यांग ये को अपनी पीठ पर उठाकर दूर की ओर भाग गई। फैन मिंग और फैन ली जल्दी से उसके पीछे चले गए। तुम सब वापस क्यों आए? यांग ये ने पूछा। फैन ली ने फैन मिंग की ओर देखा और कहा, उसने तुम्हें छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए। यांग ये ने फैन मिंग की तरफ देखा और पाया कि छोटी बच्ची अभी भी रो रही थी। यांग ये को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, रोना बंद करो। मुझे पहले भी इससे भी बुरी चोटें लगी हैं। ऐसी चोटें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे खेद है, मुझे खेद है। फैन मिंग ने बार बार अपना सिर हिलाया जबकि उसके आंसू मूसलाधार बह रहे थे। वह जानती थी कि यांग ये की ऐसी हालत होने का मुख्य कारण वही थी। क्योंकि यांग ये के लिए अपनी ताकत के साथ पर्वत श्रृंखला को छोड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसने उसे अपने साथ ले जाने के लिए पीछे रहने का फैसला किया था, और यही कारण था कि यांग ये अपनी बड़ी बहन और ली किंगई को भी अपने साथ ले जा रही थी। अगर वह न होती तो यांग ये ऐसी स्थिति में नहीं होती। इसलिए जब उसने इस बारे में सोचा तो वह और भी अधिक दोषी महसूस करने लगी, तथा उसके आंसू और भी अधिक बहने लगे। यांग ये ने जब उसे इस तरह कार्य करते देखा तो उसे अचानक लिटिल याओ, बाओ, ए, लेई लिन, यिन, यिन, न्यानेक्सु और अन्य लोगों की याद आ गई। आदिकालीन शिवालय बंद था और उसे नहीं पता था कि इसे फिर से कैसे खोला जाए। हालांकि उसके अनुमान के आधार पर जब उसकी शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगी तो यह निश्चित रूप से एक बार फिर खुल जाएगा। उस घटना के बाद जब उसने स्वर्ग की आंख को काट दिया, यांग ये को एहसास हुआ कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। इसलिए प्राइमोडियल पैगोडा को फिर से खोलने और एन नानजिंग और अन्य लोगों की तलाश करने के अलावा उसने अपने इस नए जीवन को इस हद तक मजबूत बनाने के लिए समर्पित करने का इरादा किया कि ब्रह्मांड में कोई भी उसके लिए खतरा पैदा न कर सके। इस संसार में जहां केवल बलवानों का ही सम्मान किया जाता था, वहां जिसके पास शक्ति नहीं थी उसका जीवन कुत्ते से भी बदतर था। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने बहुत पहले ही समझ लिया था, इससे पहले कि वह तलवार संप्रदाय में शामिल भी हुआ था। दुर्भाग्य से जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, वह धीरे धीरे इसे भी भूल गया। हालांकि रेडियंट आयाम में उसके आगमन ने उसे ताकत की कमी के परिणामों के बारे में गहरी समझ हासिल करने की अनुमति दी। वह ब्रह्मांड में अद्वितीय होने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह केवल ऐसी ताकत हासिल करना चाहता था जिसे कोई भी धमकाने की हिम्मत न कर सके। यांग ये ने गहरी सांस ली और फैन ली की ओर देखा। क्या तुम्हारे पास और भी ऊर्जा पत्थर हैं? अगर हैं, तो मुझे उधार दे दो। उसे अभी भारी मात्रा में ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता थी क्योंकि केवल ऊर्जा पत्थर ही उसकी चोटों को ठीक कर सकते थे और उसकी ताकत में सुधार कर सकते थे। फैन ली ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मेरे पास तो घर पर भी हैं। ली किंगई ने कहा, तुमने मेरे साथ लाए गए सभी ऊर्जा पत्थर खा लिए हैं। मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। इस समय वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था। इसलिए अगर उसके पास आंतरिक कोर के ऊर्जा पत्थर नहीं थे तो उसे नहीं पता था कि वह आखिरकार अपनी चोटों से कब उबर पाएगा। इस असीम पर्वत श्रृंखला में अनगिनत राक्षस जानवर थे और इस तथ्य के साथ कि उनका पीछा किया जा रहा था, उसके पास अपनी वर्तमान स्थिति में खुद को बचाने की ताकत नहीं थी। चीख। अचानक उनके पीछे आकाश से एक तीखी चीख गूंजी और इससे उनके भावों में थोड़ा परिवर्तन आ गया। यांग ये ने आगे देखा और कहा, दाहिनी ओर बढ़ो और उस घाटी में प्रवेश करो। ली किंगई और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके कहे अनुसार कार्य किया और उस दिशा में आगे बढ़ गए। जब वे घाटी में प्रवेश कर रहे थे तो फैन मिंग ने अचानक पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यांग ये ने जवाब दिया, मैंने अभी अभी हमारे आगे और बाईं ओर दुर्जय राक्षस जानवरों की आभा को महसूस किया। वे कम से कम एक साथ दायरे के शिखर पर थे। अगर हम उन दिशाओं में आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से एक भयंकर युद्ध से बच नहीं पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो वे निश्चित रूप से हमें भी पकड़ लेंगे। ओह, फैन मिंग ने आगे कहा, क्या सम्राट क्षेत्र का वह बुरा आदमी मर गया है? फैन ली ने यांग ये को भी देखा। इस बीच जबकि ली किंगई जो उसे ले जा रही थी ने उसे देखने के लिए मुड़कर नहीं देखा था, उसके कान खड़े हो गए थे, क्योंकि वे वास्तव में वापस जाते समय सबसे बुरे के लिए तैयार थे। हालांकि बुरा आदमी, मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और जीशिन जब वे वापस आए तो गायब हो गए थे। अब बुरा आदमी उनका पीछा करने वाले समूह में नहीं था, क्योंकि अगर बुरा आदमी उनके बीच होता तो उनके पीछे का समूह बहुत पहले ही उन्हें पकड़ लेता। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, वह है। जैसे ही उसने ये शब्द बोलना समाप्त किया, उसने स्पष्ट रूप से ली किंगई के शरीर को थोड़ा अकड़ता हुआ महसूस किया, जबकि फैन ली और फैन मिंग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। यांग ये ने फैन मिंग को देखा और मुस्कुराया, इतना हैरान मत हो। यह सिर्फ एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है। अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करो और तुम भी ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे।
फैन मिंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसने उससे यह नहीं पूछा कि उसने यह कैसे किया। हालांकि वह आमतौर पर काफी लापरवाह थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। क्योंकि उनके साथ यांग ये थे, इसलिए जब वे पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर भागे तो उन्हें किसी भी दुर्जय राक्षस जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि वे अपने पीछा करने वालों को नहीं हरा पाए थे। ली कीगई के अनुसार जब तक उनके पास अपने पीछा करने वालों से कहीं ज्यादा ताकत नहीं होती या वे कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में सभी राक्षस जानवरों को नहीं मार देते, तब तक इस पर्वत श्रृंखला के भीतर बीस्टमास्टर संप्रदाय के सदस्यों को हरा पाना असंभव था। आखिरकार राक्षस जानवर ही बीस्टमास्टर संप्रदाय की आंखें और कान होते यदि वे उन सभी राक्षस जानवरों का सफाया नहीं करते। यांग ये ने पूछा, जब बीस्टमास्टर संप्रदाय में ऐसी क्षमता है तो वह केवल सिल्वर रैंक संप्रदाय क्यों है? ली कीगई ने समझाया, उनकी यह क्षमता वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। वे हाफ सेंट दायरे और उससे नीचे के राक्षस जानवरों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हैं। आखिरकार पाइन प्रांत में राक्षस और मनुष्य एक दूसरे के साथ रहते हैं और राक्षस राजा असाधारण विशेषज्ञ हैं। इसलिए वे हाफ सेंट दायरे और उससे ऊपर के राक्षस जानवरों को मनुष्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे, जब तक कि यह किसी विशेष परिस्थिति में न हो। राक्षस राजा यांग ये काफी हैरान था। उसने बताया, पाइन प्रांत में 12 दानव राजा हैं और उनमें से हर एक संत दायरे में है। इसके अलावा उनके पास अनगिनत दानव जनरल और दानव कमांडर हैं। यह कहा जा सकता है कि पाइन प्रांत में दानव जाति मानव जाति से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। सौभाग्य से हमारी जातियों के बीच एक समझौता है और यह वह है जो हमें प्रांत में सद्भाव में रहने की अनुमति देता है। जबकि मनुष्य और दानव जानवर अक्सर एक दूसरे को मारते हैं, वे सभी लड़ाइयां हैं जिन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा मौन अनुमति दी जाती है। क्योंकि चाहे वह दानव जानवर हो या हम इंसान, हम सभी को जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करने की आवश्यकता है। 12 संत क्षेत्र विशेषज्ञ। यांग ये की पलकें झपकने लगीं। जब तक वह तलवार के इरादे के 13 स्तरों को फिर से प्रज्वलित नहीं करता और सच्चे हेवन रेंट को निष्पादित नहीं करता, तब तक उसे संत क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई में कोई मौका नहीं मिलेगा, भले ही उसने तलवार डोमेन और कानूनों की ऊर्जा को समझ लिया हो। यांग ये को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, क्या इस पर्वत श्रृंखला में दानव राजा हैं? ली कीगई थोड़ा स्तब्ध रह गई और बोली, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? होना चाहिए। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। जब वह इस पर्वत श्रृंखला में था तो उसे लगातार एक अस्पष्ट लेकिन भयानक आभा महसूस होती थी, और यह बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं थी जो एक अर्ध संत के पास होनी चाहिए। हालांकि यह किसी संत क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा की तरह नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर यह संत क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो वह इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता। टूटी हुई आकाश पर्वत श्रृंखला केवल एक महत्वहीन स्थान है और दानव राजा ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं आएंगे। ली कीगई ने आगे कहा, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में मानव संप्रदायों और कुलों को स्थानांतरित होना पड़ेगा, जब तक कि यह प्लेटिनम रैंक की शक्ति न हो, अन्यथा कोई भी दानव राजा के पास रहने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या यह कोई दानव राजा नहीं है? यांग ये ने दूर की ओर देखा, लेकिन अभी भी केवल अंतहीन पहाड़ ही थे जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। शक्तिशाली आभा अभी भी पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बनी हुई थी। हालांकि यह इस हद तक स्पष्ट थी कि अगर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य भावना थोड़ी विशेष न होती तो वह आभा को नोटिस करने में पूरी तरह से असमर्थ होता। स्पिरिट ऐप पर्वत आगे है। फैन मिंग ने अचानक चलना बंद कर दिया और उनके सामने पहाड़ की ओर इशारा किया। फैन ली ने पहाड़ की ओर देखा और फिर उसने ली कीगई को देखा। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, युवा मिस ली, आप वाकई अद्भुत हैं। आपने हमें बिना बताए ही यहाँ तक पहुँचा दिया। ली कीगई ने यांग ये को नीचे रखा और फैन मिंग ने तुरंत उसे अपने पास से ले लिया। उसके बाद वह यांग ये को अपने साथ ले गई क्योंकि वह और फैन ली दोनों ही ली कीगई से दूरी बनाए हुए थे। ली कीगई ने उनकी ओर देखा और कहा, भाई यांग, यंग मिस फैन, मुझे खेद है। मुझे यहाँ आना पड़ा। भाई यांग, मुझे रास्ता दिखाने और मुझे बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए धन्यवाद। जब वह इस बिंदु तक बोलती है तो उसने यांग यी को गोलियों की एक बोतल फेंकी और कहा, ये ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियां हैं। इसमें केवल 3 हैं और वे आपकी गहन ऊर्जा को तुरंत ठीक कर सकते हैं। इसे मेरे द्वारा नेतृत्व करने के लिए मेरे मुआवजे के रूप में लें। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। इसी बीच जीशिन का समूह उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुआ। यांग ये ने अपने हाथ में औषधीय गोलियों को देखते हुए उपहास के साथ हंसा। उसने उसे औषधीय गोलियां इसलिए नहीं दी क्योंकि वह रास्ता दिखा रहा था, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि वह और बीस्टमास्टर संप्रदाय के सदस्य एक दूसरे को मार डालें। कैसे? वह ऐसा कैसे कर सकती है? फैन मिंग काफी गुस्से में थी क्योंकि उसने अभी अभी ली कीगई के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया था। तुम मर चुके हो। इस बीच जीशिन ने उग्रता से कहा।
आखिरकार एक बार धोखा दिया जाना लापरवाही माना जा सकता है, लेकिन 2 बार धोखा दिया जाना मूर्खता थी। वह इस आदमी द्वारा 2 बार धोखा खा चुकी थी जो उसके सामने खड़ा था, इसलिए यह निस्संदेह उसके लिए असहनीय अपमान था। यांग ये ने उन गोलियों में से एक निगल ली और फिर वह फैन मेंग के पास गया। क्या आपके पास एक और तलवार है? फैन मेंग ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर उसने उसे एक और तलवार दी। यांग ये ने इसे लिया और म्यान में रख लिया। उसके बाद वह पलटा, जीशिन के समूह को देखा और कहा, मेरे इस हमले ने एक बार स्वर्ग को चीर दिया था। मैं वास्तव में आप सभी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप में से कौन इसे आजमाना चाहता है? ठीक है, परिणाम बहुत बुरे नहीं होंगे। इससे भी बदतर अगर कुछ हुआ तो आप बस उस बूढ़े की तरह ही खत्म हो जाएंगे। मैं वास्तव में आप सभी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यांग ये उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, बेशक। जब उसने उन ऊर्जा रिकवरी गोलियों में से एक का सेवन किया था तो उसने उसके भीतर कुछ गहन ऊर्जा पैदा की थी। जहां तक आंतरिक और बाहरी चोटों का सवाल है, उसे ठीक होने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। इसके अलावा अगर वह थोड़ा ठीक भी हो जाता तो भी वह तलवार खींचने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वह फिर से तलवार खींचता तो उसका शरीर निश्चित रूप से टुकड़ों में फट जाता। इसलिए वह केवल अभिनय कर सकता था, अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अभिनय कर सकता था। जीशिन और अन्य लोग कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाए जब यांग ये ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अपनी तलवार खींचने वाला था। आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि यांग ये की तलवार खींचने की तकनीक कितनी भयानक थी। एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को एक पल में मार दिया गया था, तो वे इससे कैसे नहीं डर सकते थे? जीशिन ने अचानक कहा, वह सिर्फ ताकत का दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में वह कमजोर अवस्था में है। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कमजोर अवस्था में हूं, यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा। उसका बायां हाथ थोड़ा हिला और फिर तलवार की आवाज आसमान में उठी। इस बीच यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया और तिरस्कार से उन पर नजर डाली। क्या आप सभी एक एक करके हमला करने जा रहे हैं, या आप सेना में शामिल होंगे? जीशिन और अधेड़ उम्र के लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए और वे 2 कदम और पीछे हट गए। ऐसा नहीं था कि वे कायर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि यांग ये द्वारा अपनी तलवार के एक ही झटके से एक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारने का दृश्य वास्तव में बहुत भयानक था। यह वही दृश्य था जिसने उन्हें सहज रूप से यांग ये के प्रति भय और यहां तक आतंक का एहसास कराया। वह बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है, जीशिन ने गंभीरता से कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा था, फिर भी वह अपने दिल में काफी झिझक रही थी, क्योंकि उसने खुद अनुभव किया था कि यांग ये कितना भयानक और क्रूर था। तो फिर तुम क्यों नहीं आकर इसे आजमाते? यांग ये अपने बाएं हाथ में प्राचीन म्यान लिए खड़ा था जबकि उसके दाहिने हाथ में तलवार की मूठ थी। उसकी मुट्ठी में प्राचीन म्यान लगातार कांप रहा था और उसके अंदर की तलवार मानो किसी भी क्षण बाहर आ जाएगी। यहां तक उनके चेहरों पर ठंडा पसीना भी आ गया था, और कुछ अधेड़ उम्र के लोग जब उस बूढ़े व्यक्ति की मौत का दृश्य याद करते थे तो भागने का इरादा कर लेते थे। जबकि जीशिन काफी घबराई हुई और भयभीत थी, उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और उसने कहा, जरा सोचो, अगर उसके पास हमें तुरंत खत्म करने की ताकत है तो क्या वह हम पर अपनी सांसें बर्बाद करेगा? उसकी हरकतें यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वह वास्तव में कमजोर अवस्था में है और केवल ताकत का दिखावा कर रहा है। हमें केवल हमला करना है और हम निश्चित रूप से उसे मार पाएंगे। जब उन्होंने उसकी बात सुनी तो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा और उन्हें लगा कि उसकी बात सही है। इस बीच यांग ये धीरे धीरे उनकी ओर चलने लगा और इससे उनके हाव भाव एक बार फिर बदल गए। फैन मिंग को तब बहुत डर लगा जब उसने यांग ये को उनकी ओर आते देखा। आखिरकार वह जानती थी कि यांग ये किस स्थिति में है। वह अभी चल भी नहीं पा रहा था। वह यांग ये को पीछे खींचने ही वाली थी, लेकिन फैनली ने उसे रोक दिया। फैनली को पता था कि यांग ये जीशिन के समूह को डरा रहा था, और अगर फैन मिंग को उसे पीछे खींचने दिया गया तो उसके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हें मारने की क्षमता नहीं है? यांग ये की नजर जीशिन पर पड़ी और वह कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ा। यह बहुत धीमा था, लेकिन जीशिन और अन्य लोगों को लगा कि वे कदम उनके दिलों पर पड़ रहे हैं, और उनके दिलों पर दबाव डालने वाली एक दमनकारी भावना ने उन पर हमला कर दिया। यांग ये लगातार आगे बढ़ रहा था जबकि जीशिन का समूह लगातार पीछे हट रहा था। इस दृश्य ने फैनली और फैन मिंग को चकित कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि जीशिन और बाकी लोग टूटने की कगार पर थे। भले ही उन्हें पता था कि यांग ये उन्हें धोखा देने और डराने के लिए नाटक कर रहा था, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने या हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर बार जब वे ऐसा करना चाहते थे तो वह दृश्य उनके दिमाग में आ जाता था जहां यांग ये ने तुरंत और अचानक बूढ़े आदमी को खत्म कर दिया था। जीशिन अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए, जबकि यांग ये की पलकें झपकने लगीं। उसने हिलना बंद कर दिया और खुद से सोचा, क्या वह पागल हो गई है? अचानक उसके अंदर से एक भव्य आभा फूट पड़ी। उसने पागलपन से भरी लाल आंखों से यांग ये को देखा।
वह अब और इसे सहन करने में असमर्थ थी। इसलिए वह यांग ये को अपने साथ नीचे ले जाने के लिए तैयार थी और उसकी गहन ऊर्जा पागलपन से बढ़ने लगी। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। वह सचमुच पागल हो गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ीशिन गुस्से से दहाड़ा और हमला करने वाला था। हालांकि उन्हें अचानक धरती में कंपन महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे धरती ढहने वाली है। टकराना। उनसे कुछ ही दूरी पर स्थित एक पर्वत फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। वे इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए और यांग यी भी दंग रह गया। क्या हो रहा है? अचानक ली की गई यांग ये और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। इस समय उसका चेहरा भय और चिंता से भरा हुआ था। इन दो भावनाओं के अलावा यांग ये ने उसके भीतर खुशी और उत्साह का एक संकेत देखा। चलो चलें, जल्दी से। ली की गई ने तुरंत यांग ये को अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर हवा के झोंके में तब्दील हो गई जो दूर तक चली गई। जब फैन ली अपने सदमे से उभरी तो फैन मेंग अभी भी मौके पर स्तब्ध थी और उसने फैन मेंग को अपने साथ खींच लिया और ली की गई के पीछे चली गई। टकराना। ठीक इसी समय जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। ज़ीशिन और अन्य लोगों ने देखा कि एक विशाल वानर जो एक छोटे पहाड़ के आकार का था उनकी दिशा में दौड़ रहा था। विशाल वानर लगभग 30 मीटर लंबा था जबकि उसके सभी 4 अंग उसे जमीन पर ले जा रहे थे और हर बार जब उसके अंग जमीन से टकराते थे तो जमीन हिल जाती थी। एक दानव जनरल। ज़ीशिन और अन्य लोग पीले पड़ गए और वे पीछे मुड़ने और पागलों की तरह भागने में संकोच नहीं करते। जबकि उनका बीस्टमास्टर संप्रदाय जानवरों को नियंत्रित कर सकता था, यह जानवर पर निर्भर था। वे दानव जनरलों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से एक क्रोधित अवस्था में था, इसलिए इसे वश में करने की कोशिश करना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होगा। इसलिए ज़ीशिन और अन्य लोगों ने भागने का फैसला करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इस समय यांग ये ने उनके पीछे भी विशाल वानर को देखा और उसके मुंह के कोने हिलने से नहीं बच सके। यह सिर्फ सम्राट क्षेत्र में नहीं था, इसकी बनावट और त्वचा इसे शहर की दीवार की तरह बना रही थी। अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर वह उस विशाल वानर को नहीं मार पाएगा, भले ही उसकी शारीरिक शक्ति अब थोड़ी ठीक हो गई हो। क्योंकि वानर की त्वचा बहुत मोटी थी और यह बहुत विशाल था। तलवार की ऊर्जा के सिर्फ कुछ धागों से इसे नष्ट करना पूरी तरह असंभव था। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, आपने वास्तव में क्या किया? ली की गई चुप रही, लेकिन फैन ली ने अचानक गंभीरता से कहा, यह एक दानव जनरल है। आमतौर पर यह मनुष्यों पर तब तक हमला नहीं करता जब तक कि मनुष्य इसे अपमानित न करें। अब यह इतना हिंसक और क्रोधित है। जब वह इस बिंदु तक बोलती रही तो उसने ली की गई को घूरते हुए कहा, युवा मिस ली, क्या आपने उस आत्मा वानरों के राजा की बंदर शराब चुराई है? हाँ। ली की गई ने सच्चाई नहीं छिपाई। फैन ली का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यांग ये ने जब उसका पीला चेहरा देखा तो गंभीर स्वर में पूछा, वह क्या है? फैन ली ने एक शब्द भी नहीं कहा और फैन मिंग ने बात संभाली, यह वही है जो दानव जाति के बंदरों को सबसे ज्यादा पसंद है और यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह न केवल उनकी ताकत बढ़ाने में सक्षम है, बल्कि यह उनकी प्रजाति की मादाओं को प्रजनन योग्य बनाने में भी सक्षम है। इसलिए हर एक बंदर प्रकार का दानव जानवर अपनी खुद की बंदर शराब तैयार करेगा। इसके लिए वे पहाड़ों में अनगिनत खजाने, सभी प्रकार के आत्मा झरने और आत्मा खजाने इकट्ठा करेंगे। आमतौर पर बंदर शराब तैयार करने में कुछ दर्जन साल लगते हैं, लेकिन उसने वास्तव में इसे चुरा लिया। हमारे पीछे वह बड़ा आदमी निश्चित रूप से हमें जीने नहीं देगा। यह सुनते ही यांग ये का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ ली की गई की गर्दन पर लपेटा और कहा, अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला है शराब लौटा देना, दूसरा है मुझे नीचे उतार देना और खुद भाग जाना। उसने सोचा था कि ली की गई ने उसे अपने दिल की दया से साथ लाया है, लेकिन अब ऐसा लगेगा कि यह बिल्कुल भी दया नहीं थी। वह उसे अपने साथ मरने के लिए ले जाना चाहती थी। ली की गई की अभिव्यक्ति शांत और संयमित रही और वह पागलों की तरह दौड़ती रही और बोली, यांग ये, मुझे पता है कि तुम्हारे पास निश्चित रूप से कोई ना कोई तुरुप का पत्ता है और तुम निश्चित रूप से उस बड़े आदमी से निपटने में सक्षम हो। जब तक तुम मेरी मदद करते हो तब तक मेरा स्टेल स्काई सिटी तुम्हें निश्चित रूप से बहुत पुरस्कृत करेगा। क्या बकवास है, मैं पहले से ही ऐसी स्थिति में हूं, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं उस बड़े आदमी से निपटूं। यांग ये खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। मैं अभी चल भी नहीं सकता। आपके पास निश्चित रूप से एक तुरुप का पत्ता है। ली की गई ने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं। तो फिर हम साथ साथ मरेंगे। ली की गई की आवाज अचानक क्रूर हो गई। उसी समय यांग ये ने महसूस किया कि उसके हाथ जो उसे सहारा दे रहे थे उसे दबा रहे थे। इससे उसके शरीर की दरारों से एक बार फिर खून बहने लगा। यांग ये की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने अपना सिर नीचे किया और ली की गई के कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहा, क्या तुम मानते हो कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर स्टेल स्काई सिटी का कत्लेआम करूंगा? हाँ। ली की गई ने कहा, मुझे पता है कि जब तुम ऐसी स्थिति में हो तो तुम निश्चित रूप से मुझे मार सकते हो।
इसके अलावा मुझे विश्वास है कि एक बार ठीक हो जाने के बाद तुम निश्चित रूप से स्टेल स्काई सिटी के लिए खतरा बन जाओगे। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि भले ही तुम बच जाओ, फैन कबीले की वे 2 लड़कियां बच नहीं पाएंगी। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यांग ये की पकड़ मजबूत हो गई। ली किंगई को तुरंत घुटन महसूस हुई और उसका चेहरा लाल हो गया। हमें अभी अपने दुश्मनों के खिलाफ सेना में शामिल हो जाना चाहिए। इस बीच फैन ली ने अचानक कहा। हालांकि वह ली किंगई के कार्यों और शब्दों से काफी परेशान थी, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि ली किंगई को मरने नहीं दिया जा सकता। अन्यथा स्टेल स्काई सिटी अपने गुस्से को उसके फैन कबीले पर उतार सकती है। यांग यी का हाथ नीचे दबाना बंद हो गया और उसने पीछे की ओर देखा। विशाल वानर उनके करीब और करीब आ रहा था और उसने देखा कि पूरी पर्वत श्रृंखला हिल रही थी क्योंकि अनगिनत राक्षस जानवर सभी दिशाओं से भाग रहे थे। वह आत्मा वानर राजा टूटे आकाश पर्वत श्रृंखला का दानव जनरल है और वह पर्वत श्रृंखला में सभी राक्षस जानवरों को आदेश दे सकता है जो उसके लिए कमजोर हैं। हम बच नहीं पाएंगे। फैन मिंग ने डर के साथ आसपास के माहौल को देखा और फिर वह ली किंगई के पास गई और डर के मारे यांगे की आस्तीन के कोने को पकड़ लिया। मैंने अपने स्टेल स्काई सिटी के विशेषज्ञों को सूचित कर दिया है और वे जल्द ही यहाँ आएंगे। इस बीच ली किंगई ने कहा, हमें बस समय खरीदना है। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, आपने उन्हें पहले क्यों नहीं सूचित किया? क्योंकि मैंने तब बंदर की शराब नहीं ली थी। अगर मैंने उन्हें पहले से सूचित कर दिया होता तो मेरे तारकीय आकाश शहर के दुश्मन निश्चित रूप से उनका पीछा करते हुए यहाँ आ जाते। उस समय यह निश्चित रूप से आत्मा वानरों के राजा को सचेत कर देता। एक बार ऐसा होने पर मेरे पास बंदर की शराब चुराने का जरा भी मौका नहीं होगा। जब वह इस बिंदु तक बोलती तो ली किंगई ने भागना बंद कर दिया क्योंकि उनके चारों ओर राक्षस जानवरों का घना विस्तार दिखाई दिया था। इस समय वे राक्षस जानवरों से घिरे हुए थे। मानव, बंदर की शराब मुझे दे दो और मैं तुम्हारी लाश को ज्यों का त्यों छोड़ दूंगा। अचानक एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी राक्षस जानवरों के सागर से धीरे धीरे बाहर आया। जाहिर है वह आत्मा वानर राजा था। ली किंगई ने यांग ये से पूछा, अब हम क्या करें? यांग ये ने जवाब दिया, मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ। ली किंगई खुश थी। हालांकि ठीक इसी समय उसने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन पर दबाव डाल रहा है। यांग ये ने उसकी गर्दन को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, मुझे इस्तेमाल किया जाना और धमकाया जाना पसंद नहीं है। चाहे आपका उद्देश्य कुछ भी हो, यह यहीं समाप्त होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अचानक नीचे बैठ गया। रुको! अचानक आसमान से एक भयंकर गर्जना गूंजी और फिर सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को आपस में जकड़ लिया था। उसकी उंगलियों के बीच एक सुनहरी सुई दबी हुई थी। यांग ये का दिल कांप उठा जब उसने उसे देखा क्योंकि वह वास्तव में उसे पकड़ने में लगभग असमर्थ था। इसके अलावा उसने देखा कि उसके भीतर की ऊर्जा बिखरी नहीं थी और अगर वह उसे छोड़ देता तो वह उस पर गोली चलाता रहता। यहाँ एक सफेद वस्त्र पहने युवक और 5 वृद्ध पुरुष दिखाई दिए। वह युवक लगभग 20 वर्ष का था। वह असाधारण रूप से सुंदर था और उसकी शक्ल ली किंगी से 70% मिलती जुलती थी। हालांकि उसका चेहरा बहुत पीला था और यह किसी सामान्य व्यक्ति के चेहरे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ में एक काले चमड़े का दस्ताना पहना हुआ था और उस पर 10 सुनहरी सुइयां लगी हुई थीं। उस युवक के पीछे 5 बूढ़े व्यक्ति थे और वे सभी सम्राट क्षेत्र में थे। मानव, क्या तुम मेरी राक्षस जाति पर हमला करने के बारे में सोच रहे हो? आत्मा वानरों के राजा ने उपहास भरी आंखों से सफेद वस्त्र पहने युवक के समूह की ओर देखा। सफेद लबादे वाले आदमी ने यांग ये की तरफ देखा और फिर वह आत्मा वानर राजा की तरफ देखने लगा। मेरा तारकीय आकाश शहर गलत है। हम आपको जरूर स्पष्टीकरण देंगे, वानर राजा। यह सबसे अच्छा होगा, अन्यथा स्टेल स्काई सिटी आज के बाद से अस्तित्व में नहीं रहेगी। स्पिरिट एप किंग ने कहा। सफेद लबादे वाले आदमी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, भाई क्या आप मेरी छोटी बहन को जाने दे सकते हैं? आप ली माओजेन हैं। इस बीच फैन मिंग ने सफेद लबादे वाले आदमी की ओर इशारा किया और उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। ली माओजेन। यांग ये ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यांग यी के साथ खड़े फैन ली ने बताया, ली माओजेन यहाँ के 150,000 किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। क्योंकि वे 20 साल की उम्र में सम्राट क्षेत्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें महासागर के बादलों की अकादमी से भर्ती पत्र भी मिला है। महासागर के बादलों की अकादमी एक प्लेटिनम रैंक संप्रदाय है जो प्राचीन तलवार स्कूल से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। इसके अलावा उनकी भर्ती आवश्यकताएं प्राचीन तलवार स्कूल के बराबर हैं। राजा क्षेत्र। यांग ये ने ली माओजेन की ओर देखा और कहा, वह भी उत्कर्ष क्षेत्र के निचले स्तर पर है और उसकी साधना अत्यंत अस्थिर है। वह किसी भी क्षण आत्मिक क्षेत्र में गिर सकता है। भाई, आपकी नज़र वाकई बहुत समझदार है। ली माओजेन ने कुछ बार खांसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि किंगी ने आपको नाराज करने के लिए क्या किया।
हालांकि कृपया उसे जाने दें। मैं उसके द्वारा किए गए हर काम की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। बड़े भाई ली किंगई की आंखें नम हो गईं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि ली माओजेन ने अपना सिर हल्के से हिलाया। किंग ही, मैं जानता हूं कि तुम, एल्डरलिन और बाकी लोग मुझे बचाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा करने से स्टेल स्काई सिटी में सिर्फ तबाही ही आएगी। बंदरों की शराब वानर राजा को लौटा दो। नहीं। ली किंगई की नजर अचानक दृढ़ हो गई और उसने कहा, बड़े भाई, जब तक तुम्हारे अंदर का जहर निकल जाता है और जब तक तुम अपनी ताकत वापस पा लेते हो, तब तक तुम बादलों के महासागर अकादमी में प्रवेश कर पाओगे। अगर तुम अकादमी में शामिल होने में सक्षम हो, तो एक दानव कमांडर भी तुम्हारे सामने असहाय हो जाएगा। इस बीच ली माओजेन के पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युवा मास्टर, युवा मिस सही कह रही है। जब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक भले ही आज स्टेल स्काई सिटी नष्ट हो जाए, लेकिन यह भविष्य में एक बार फिर जरूर उभरेगा। भले ही वह वानर राजा सम्राट क्षेत्र के शिखर पर हो, लेकिन हम पांचों के पास जो ताकत है, उसके कारण हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? आत्मा वानर राजा ठंडी हंसी हंसा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर तीव्र तिरस्कार उभर आया। ली माओजेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं अपनी प्रतिभा को वापस पाने के लिए आप सभी का बलिदान कर दूं, तो मैं अपने पूरे जीवन काल में चैन से नहीं रह पाऊंगा। अगर मेरा दिल चैन से नहीं रह सकता, तो मैं दाव की तलाश कैसे करूंगा? इसके अलावा मेरी राय में मेरी प्राकृतिक प्रतिभा और भविष्य आप सभी के मुकाबले बहुत कम महत्व के हैं। किंगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी मेरे फैसले नहीं बदल सकता। इसलिए शराब सौंप दो। बड़े भाई, यह आपका एकमात्र मौका है। ली किंगई ने अपने दिल में दर्द के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। यदि आप सभी मर गए, तो क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ होगा? ली माओजेन ने अपना सिर हिलाया। ली किंगई बहुत देर तक चुप रही। अंत में उसने अपनी हथेली घुमाई और फिर एक सफेद जार जो तरबूज के आकार का था, उसके हाथ में आ गया। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसमें से एक ताज़ा खुशबू की किरण निकली और इसने वहां मौजूद सभी लोगों की आत्माओं को तरोताज़ा कर दिया। यह यांग यी के लिए विशेष रूप से सच था और उसकी आंखें भी इच्छा से जल रही थीं। अगर वह बंदर शराब का वह जार पी लेता, तो उसे पूरा भरोसा था कि वह तुरंत ही एक साथ दायरे में कदम रख सकता था और यहां तक कि अपने भौतिक शरीर को भी उसी दायरे में वापस ला सकता था। शायद वह अपने शरीर को एक कदम और आगे बढ़ा सकता था और मोनाक दायरे के राक्षस जानवरों के बराबर का स्तर प्राप्त कर सकता था। इसलिए वह इसे जब्त करने से खुद को रोक नहीं पाया था। इस समय उसने अभी भी ली किंगई को काबू में रखा हुआ था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह अभी उसे जब्त कर ले तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। हालांकि उसने अंत में ऐसा करना छोड़ दिया, क्योंकि अगर वह ऐसा करता, तो वह फैन मिंग की रक्षा करने में असमर्थ होता। अगर वह एक निश्चित कीमत चुकाता, तो उसके पास भागने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन फैन मिंग बिल्कुल भी भागने में सक्षम नहीं होता। आत्मा वानरों के राजा ने अपना हाथ हिलाया और शराब तुरंत उसके हाथ में आ गई। उसे देखते ही उसे राहत की सांस मिली और कुछ देर बाद उसने ली किंगई की तरफ देखा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। मानव, तुमने वास्तव में उस पल का फायदा उठाया जब मैं सो रहा था और मैंने खुद शराब बनाई थी। अगर मैंने तुम्हें अपनी जान बचाकर वापस जाने दिया तो मैं अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाऊंगा? आत्मा वानर राजा हमला करने वाला था, लेकिन ली माओजेन और बूढ़े लोग ली किंगई के सामने खड़े थे। इस बीच ली माओजेन ने कहा, वानर राजा, मेरा तारकीय आकाश शहर इस मामले में बिल्कुल गलत है। जब वह इस बिंदु तक बोला, तो उसने अपना हाथ हिलाया और स्पिरिट एप किंग के सामने एक स्थानिक अंगूठी प्रकट हुई। वहां 5000 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर और एक सम्राट दायरे का आंतरिक कोर है। वे मेरे कुछ उपहार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या होगा? स्पिरिट एप किंग की आंखों में हत्या की मंशा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। आखिरकार उसकी बंदर शराब एक इंसान ने चुराई थी, और वह भी एक साथ दायरे में एक इंसान ही था। अगर यह बात फैल गई तो वह बहुत शर्मिंदा होगा। ली माओजेन ने कहा, तो फिर हम एक दूसरे से मौत तक लड़ेंगे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? आत्मा वानर राजा की आंखों में हत्या का इरादा लगभग भौतिक था। ली माओजेन ने उत्तर दिया, शायद हम तुम्हें मार ना पाएं, लेकिन यह पूरी तरह संभव है कि हम तुम्हें और इस पर्वत श्रृंखला को बुरी तरह घायल कर दें जिसकी तुम रक्षा करते हो। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई गंभीर चोट लगी, तो मानव जाति और राक्षस जाति दोनों से अनगिनत विशेषज्ञ तुम्हें खोजने आएंगे। उस समय हे आत्मा वानरों का राजा ली माओजेन को घूरता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, मानव, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा और राक्षस जानवरों को दूर ले गया। यांग ये जब आत्मा वानर राजा को जाते हुए देख रहा था तो वह विचारों में खोया हुआ लग रहा था। आत्मा वानर राजा के राक्षस जानवरों के साथ चले जाने के बाद ली माओजेन ने यांग ये को देखने के लिए मुड़कर कहा, भाई, क्या आप अब किंगी को जाने दे सकते हैं? 1000 चरम श्रेणी ऊर्जा पत्थर। यांग ये ने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? ली माओजेन के पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में कहा। यांग ये ने ली किंगई का गला दबाया और फिर उसे जमीन से उठा लिया।
उसने ली माउजेन के समूह को देखते हुए कहा, इस महिला ने मुझे कई बार लगभग मार डाला था, और उसने अभी अभी मेरा इस्तेमाल भी किया और मुझे धमकाया भी। हे, अगर मैं उसे अभी छोड़ दूं तो क्या मैं उसे बहुत आसानी से नहीं छोड़ दूंगा। वास्तव में, अगर उसे फैन कबीले के लिए परेशानी खड़ी करने का डर नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही उसका सिर काट चुका होता। तुम्हारी हिम्मत मत करना। वह बूढ़ा आदमी झल्ला गया। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी बोलने ही वाला था कि ली माओजेन ने बूढ़े आदमी को रोक दिया, और फिर उसने अपना हाथ हिलाया। यांग ये के सामने एक स्थानिक अंगूठी दिखाई दी। यांग ये ने खुद को रोके बिना तुरंत उसे ले लिया। उसके बाद, उसने उसमें मौजूद चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को बाहर निकाला और खाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके मुंह के कोने हिल गए। जाहिर है, ली माओजेन और बूढ़े लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर खाएगा। आपके पास ऊर्जा के पत्थर हैं, तो क्या आपको हमारी युवा मिस को जाने नहीं देना चाहिए? वह बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, जबकि उसकी आंखों की गहराई में हत्या की मंशा चमक रही थी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यांग ये ने आगे कहा, तुम चाहते हो कि मैं उसे अभी जाने दूं ताकि तुम सब एक समूह के रूप में मुझ पर हमला कर सको? बूढ़ा आदमी उदास होकर बोला, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे 15 मिनट दो। बोलते हुए, यांग ये ने ऊर्जा पत्थरों को अपने मुंह में भरना जारी रखा। ली माओजेन ने अचानक कहा, भाई, तुम इतनी कम उम्र में ही इतनी असाधारण ताकत रखते हो। तुम्हें इस इलाके में बहुत मशहूर होना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या तुम बाहरी दुनिया से हो? यांग ये ने ली माओजेन की ओर देखा और कहा, आपकी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में अच्छी है। दुर्भाग्य से, आपके दिन गिने चुने रह गए हैं। अगर यह अतीत में होता, तो मैं आपको बचा सकता था। आखिरकार, आप मेरे लिए काफी सहमत हैं। लेकिन मैं अब खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए, आप केवल भाग्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वह झूठ नहीं बोल रहा था। अगर यह अतीत में हुआ होता, तो उसके लिए अपनी आदिम बैंगनी ऊर्जा से जहर को थोड़ा सा खत्म करना कोई समस्या नहीं होती। यांग ये की बात सुनकर ली माओजेन और उसके पीछे खड़े बूढ़ों के हाव भाव थोड़े बदल गए। दूसरी ओर, ली किंगई की नाजुक आकृति कांप उठी और उसने कहा, तुम मेरे बड़े भाई के भीतर के जहर को खत्म कर सकते हो। यांग ये ने जवाब दिया, मैं अतीत में ऐसा कर सकता था। कृपया मेरे भाई को बचा लो। ली किंगई की आंखों में एक विनती भरी अभिव्यक्ति थी, मेरा स्टेलस स्काई सिटी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं अब अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। ली किंगी ने जारी रखने का इरादा किया, लेकिन ली माओजेन ने कहा, किंगी, इसे भूल जाओ। यह भाग्य है। यांग ये ने कहा, ऐसा लगता है कि आपने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है। ली माओजेन ने कहा, मैं मर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। जब ऐसा ही है, तो मैं अपने दिन दर्द में क्यों बिताना चाहूंगा? आखिरकार, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मैं अपने पास मौजूद सीमित समय को दर्द में बिताऊं, तो क्या मैं वाकई बेवकूफ नहीं हो जाऊंगा? यांग ये ने सिर हिलाया, वास्तव में। जैसे ही उसने यह कहा, उसने ली किंगई को छोड़ दिया। क्योंकि अब वह आत्मिक क्षेत्र के उच्च पद पर था, और उसके शरीर की मरम्मत उसके पास मौजूद बैंगनी गहन ऊर्जा द्वारा की जा चुकी थी। यांग ये ने ली किंगी को अभी छोड़ा ही था कि उस बूढ़े आदमी ने हमला करने का इरादा कर लिया। हालांकि, ली किंगी ने बूढ़े आदमी को रोक दिया और कहा, उसने पहले अपनी तलवार के एक ही झटके से एक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार डाला था। ली माओजेन और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उन्होंने उसकी बात सुनी, और वे थोड़े आश्चर्य से यांग ये को देखने लगे। स्विश! अचानक, आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकी, और फिर हरे कपड़े पहने और काले रंग की तलवार वाली छाती लिए एक युवक उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुआ। फैन मिंग अनायास ही चिल्ला पड़ा, प्राचीन तलवार स्कूल। अब कुछ दर्जन साल हो गए हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में पाइन प्रांत के भीतर मेरे प्राचीन तलवार स्कूल का सदस्य होने का दिखावा करने की हिम्मत करेगा। मैंने सुना है कि आप एक तलवार साधक भी हैं। कितना दिलचस्प है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कमजोर नहीं हैं। अन्यथा, मेरा समय वास्तव में बर्बाद हो जाता। यह लो। जैसे ही युवक ने बोलना समाप्त किया, सभी ने देखा कि तलवार की छवियां अचानक पूरे आकाश को ढक लेती हैं। 8वीं लेवल की तलवार की मंशा। एक साथ दायरा। फैन मिंग का चेहरा तुरंत भयानक रूप से पीला पड़ गया जब उसने युवक की ताकत देखी। तलवार की आकृतियां एक तूफान की तरह थीं जो हवा में भर गई और यांगी की ओर बढ़ रही थी। वे सभी जानते थे कि ये तलवारें वास्तव में अलौकिक थीं, और असली घातक हमला उनमें छिपा हुआ था। हालांकि, कोई कैसे निर्धारित कर सकता था कि इतने सारे हमलों में से असली हमला कौन सा था? यांग यी ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ दबाकर आगे की ओर टैप किया। ओह! कान फाड़ देने वाली तलवार की आवाज गूंजी, और फिर वे आश्चर्य से देखते रहे कि तलवार की छवियां बिखर गईं और एक तलवार प्रकट हुई। इसके अलावा, उस तलवार की नोक को 2 अंगुलियों से जकड़ा गया था। यहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, यहां तक प्राचीन तलवार स्कूल का हरे कपड़े वाला आदमी भी।
यांग यी की उंगलियां थोड़ी हिली और फिर तलवार हिंसक रूप से कांप उठी। उसके बाद हरे कपड़े पहने आदमी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। तुमने वास्तव में मेरे और ग्रीन सनलाइट के बीच के संबंध को खत्म कर दिया। उसकी उस तलवार में अपनी आत्मा थी। प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्यों के आंतरिक दरबार के शिष्य बनने के बाद उन्हें तलवारों के कब्रिस्तान से तलवार चुनने की अनुमति दी गई। जब तक उन्हें एक तलवार मिल जाती जो उनके अनुकूल होती और वह तलवार उनका अनुसरण करने के लिए तैयार होती, तब तक वे उसे अपने डेंटियन के भीतर संग्रहित कर सकते थे और अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग दिन रात उसका पोषण करने के लिए कर सकते थे। इस तरह वे तलवार के साथ सहयोग करने में सक्षम थे, या दूसरे शब्दों में इसका मतलब था कि उन्होंने एक मानसिक संबंध बनाया। अगर कोई व्यक्ति तलवार के साथ मानसिक संबंध स्थापित कर ले, तो एक हद तक उस तलवार को उस व्यक्ति के शरीर का अंग माना जा सकता है। इसलिए वह जो ताकत दिखाने में सक्षम थी, वह बहुत अधिक होगी। हरे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को झटका इसलिए लगा क्योंकि तलवार और उसके मालिक के बीच के संबंध को खत्म करना बेहद मुश्किल था। ऐसा करने के सिर्फ दो ही तरीके थे। पहला, तलवार के मालिक की ताकत को पार करना था। दूसरा, तलवार को स्वेच्छा से कनेक्शन खत्म करने के लिए मजबूर करना था। यांग ये ने अपने हाथ में तलवार को देखा। यह 1 मीटर से ज्यादा लंबी, 1 उंगली जितनी चौड़ी, पूरी तरह चिकनी और एक भयावह और ठंडी चमक के साथ टिमटिमा रही थी। यह उन तलवारों में सबसे अच्छी नहीं थी जो उसने देखी थी, लेकिन यह बहुत कमजोर भी नहीं थी। कम से कम यह भी उसके लिए बहुत उपयोगी थी। आखिरकार यह दाव रैंक पर थी। आप वास्तव में कौन हैं? हरे कपड़े पहने आदमी ने यांग ये को देखा। उसकी आंखों में अब कोई अवमानना थी और उसकी जगह गंभीरता और गंभीरता का भाव आ गया था। अचानक एक आवाज गूंजी। वह कहता है कि वह प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य है। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उन्होंने देखा कि ज़ीशिन 10 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के साथ धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। ज़ीशिन यांग ये को घूर रही थी। अगर उसकी निगाहें जानलेवा होती, तो यांग ये अब तक 100 बार मारा जा चुका होता। हरे कपड़े पहने युवक ने यांग ये को देखा और कहा, आप प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य नहीं हैं। हा हा हा। ज़ीशिन अचानक हंसने लगी। उसने ली किंगई, फैन ली और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, सुना। यांग ये ने प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य होने का नाटक किया। अब जब सबूत मिल गया है, तो आप सभी जो उससे संबंधित हैं, मर जाएंगे। खासकर ली कबीला। आज के बाद से स्टेल स्काई सिटी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और आपका फैन कबीला भी बच नहीं पाएगा। स्टेल स्काई सिटी के सभी सदस्यों और फैन कबीले की बहनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। प्राचीन तलवार स्कूल की ताकत कोई मजाक नहीं थी, और अगर वह उन्हें नष्ट करना चाहता था तो उसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। उसे बस एक शब्द कहना था और वे नष्ट हो जाते। मेरा फैन कबीला उसके करीब नहीं है, और हमें नहीं पता था कि वह प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य होने का नाटक कर रहा था। इस बीच फैन ली अचानक बोल पड़ी। फैन मेंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फैन ली ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे बुरी तरह घूर कर देखा। यांग ये ने उनकी तरफ देखा। फैन ली ने भी उनकी तरफ देखा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जहां तक फैन मेंग की बात है, उसने यांग ये को दुखी भाव से देखा और उसकी आंखों में माफी और बेबसी भरी हुई थी। इसके अलावा उनमें उदासी भी थी। यांग ये ने फैन मेंग को देखकर मुस्कुराया और संकेत दिया कि उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर उसने ली किंगई को देखा। ली किंगई बोलने ही वाला था कि ली माओजेन ने अचानक कहा, किंगई, हमेशा एक साफ विवेक रखना चाहिए। अगर तुम वाकई उसे जानते हो और तुम उसके दोस्त हो, तो तुम किसी दोस्त को धोखा नहीं दे सकते। जबकि मेरा स्टेल स्काई सिटी कमजोर है, यह अपनी रीढ़ को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। यांग ये ने ली माओजेन की ओर देखा और कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ये बहुत अच्छे शब्द हैं। हरे कपड़े पहने आदमी ने अचानक कहा, दुर्भाग्य से बैकबोन आप सभी को नहीं बचा पाएगा। जैसा कि मिस ज़ीशिन ने कहा था, आज के बाद से स्टेल स्काई सिटी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ली किंगई और अन्य लोगों ने जब उसे सुना तो उनके चेहरे पर पीलापन आ गया। ली किंगई कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में बोल नहीं पाई। यांग ये वास्तव में उसका दोस्त नहीं था, लेकिन उसने कई मौकों पर उसे बचाया था। अगर वह यांग ये के साथ किसी भी तरह के संबंधों से इनकार करती है, तो वह कृतघ्नता से पेश आएगी। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करती, तो स्टेल स्काई सिटी प्राचीन तलवार स्कूल के क्रोध को कैसे सहन कर सकता था? ली किंगई बहुत उलझन में थी। अचानक यांग ये ने उस आदमी को देखा और पूछा, तुम किस चोटी से हो? उसने उत्तर दिया, हरित शहर की चोटी। यांग ये ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं किस चोटी से हूं? उसने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, तुम अब भी मुझे धोखा देना चाहते हो और कहना चाहते हो कि तुम मेरे प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य हो। कितनी हास्यास्पद बात है, कितना अहंकारी। यांग ये अचानक चिल्लाया, मैं स्वर्गीय तलवार शिखर के गुरु का एक कुलीन शिष्य हूं। वरिष्ठता के अनुसार आपको मुझे कम से कम मार्शल अंकल या वरिष्ठ भाई कहना चाहिए। हालांकि आपने लगातार मेरे साथ असम्मानजनक तरीके से बात की है।
शायद मुझे आपको अपने गुरु की ओर से सबक सिखाना होगा ताकि आपको अपनी जगह पता चले। यांग ये ने बोलते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, और बस इस कदम ने उसे तुरंत उस आदमी के सामने पहुंचा दिया। उसके बाद बिजली की एक किरण आगे बढ़ी और उस आदमी के माथे के बीच में चुभ गई। हरे कपड़े पहने आदमी को आश्चर्य हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी, इससे पहले कि वह यांग ये की तलवार की ओर वार करता। हालांकि जब वे टकराने वाले थे, यांग ये की तलवार अचानक थोड़ी सी बगल की ओर खिसक गई। यह एक बहुत ही मुश्किल चाप के साथ मुड़ी और हरे कपड़े पहने आदमी की तलवार की नोक पर वार किया। झनकार, उसकी तलवार थोड़ी हिली और लगभग उसकी पकड़ से छूट गई। इससे हरे कपड़े पहने आदमी को पूरा झटका लगा। इस बीच यांग ये की तलवार एक जहरीले सांप की तरह हिली और सीधे उसकी छाती पर वार किया। हरे कपड़े पहने आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, छाया कदम। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वह अचानक गायब हो गए और 100 मीटर दूर दिखाई दिए। हालांकि जब वह वहां पहुंचा ही था, अचानक उसकी छाती के सामने एक तलवार प्रकट हुई। हरे कपड़े पहने आदमी को बहुत डर लगा। उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और एक बार फिर गायब हो गया। लेकिन इस बार, जहां वह अभी कुछ देर पहले खड़ा था, वहां से खून की एक धार निकली। यांग ये ने अपनी तलवार वापस खींच ली और दूसरा हमला नहीं किया। वह बस हरे कपड़े पहने उस आदमी को देखता रहा जो करीब 200 मीटर दूर था, ऐसा इसलिए ताकि तुम्हें एहसास हो कि हमारे बीच हैसियत में फर्क है। यहाँ मौजूद हर कोई अवाक रह गया, और यह विशेष रूप से ज़ीशिन के समूह के लिए था। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि प्राचीन तलवार स्कूल का यह शिष्य वास्तव में यांग ये का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यांग ये की ताकत पहले से कहीं ज्यादा लग रही थी। हे भगवान, क्या वह राक्षस है? ली किंगई और अन्य लोग भी चौंक गए। आखिरकार हरे कपड़े वाला आदमी प्राचीन तलवार स्कूल से था, और वह एक साथ दायरे में भी था और उसके पास 8वें स्तर की तलवार की मंशा थी। जबकि वह एक साथ दायरे के केवल मध्य रैंक पर था, उसकी ताकत कुछ सम्राट दायरे के विशेषज्ञों को हराने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यांग ये ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया था। ली किंगई और फैन ली यांग ये को घूर रहे थे। उन्हें लगा था कि वे यांग ये की असली ताकत की सीमा को लगभग पूरी तरह समझ चुके हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि यांग ये उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमय था, और वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर भी था। जहां तक मेन की बात है, तो जब उसने यांग ये को हरे कपड़े वाले आदमी को इतनी आसानी से हराते हुए देखा तो वह तुरंत खुशी से जयकार करने लगी, लेकिन उसकी बड़ी बहन उस पर लगातार भड़कती रही। हरे कपड़े पहने आदमी ने अपनी छाती की ओर देखा। वहां 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी चोट थी और उसमें से लगातार खून बह रहा था। उसके कपड़ों पर मौजूद उस जगह को खून से लाल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हरे कपड़े पहने आदमी ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने एक बार फिर यांग ये को देखने के लिए अपना सिर उठाया। स्वर्गीय तलवार शिखर। तो क्या हुआ अगर तुम हो? मेरा हरा भरा शहर शिखर कब से स्वर्गीय तलवार शिखर के अधीन रहा है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे तलवार की छाती थोड़ी हिली और फिर एक प्रकाश की किरण आसमान में चमक उठी। उस आदमी ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ दबाया और फिर तेजी से उसे यांग यी की ओर इशारा किया, और फिर वह चिल्लाया, गड़गड़ाहट। टकराना। आदमी के ऊपर का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और फिर आसमान में बिजली की एक चमक चमकी। यह एक तलवार की तरह चमकी और यांग ये की ओर गिरी। यह बहुत तेज और शक्तिशाली थी और यांग ये की ओर गिरते हुए इसने बिजली की एक लंबी रेखा छोड़ी, जिससे वहां का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा। यह एक बहुत ही भयावह दृश्य था। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और उसके हाथ की तलवार प्रकाश की किरण में बदल गई जो बिजली की तलवार पर जा गिरी। टूट जाओ। जैसे ही यांग ये बोला, उसकी तलवार बिजली की तलवार से टकरा गई। उसके बाद सभी ने देखा कि बिजली की तलवार हवा में टूटने से पहले हिंसक रूप से हिल रही थी। प्रकाश की एक किरण चमकी और वह तलवार यांग यी के पास लौट आई। इसके अलावा वह हिंसक रूप से हिल रही थी जैसे कि वह उत्साहित और खुश थी। यह कैसे संभव हो सकता है? उस आदमी की आंखें हैरानी से भर गईं। उसकी तलवार चलाने की तकनीक दाव रैंक के मध्य स्तर पर थी, और उसने इसे पूर्णता तक विकसित भी किया था। इसलिए एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी आसानी से उसका विरोध करने का सपना ही देख सकता था। हालांकि उससे पहले इस आदमी ने वास्तव में इतनी आसानी से उसकी तकनीक को नष्ट कर दिया था। हरे कपड़े पहने आदमी को झटका लगा जबकि ली किंगई और बाकी लोग हैरान थे। यह खास तौर पर ली किंगई और फैन ली के लिए था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है। क्या यही उसकी असली ताकत है? हरे कपड़े पहने आदमी और ली किंगई के समूह के विपरीत, ज़ीशिन और अन्य लोग भयभीत महसूस कर रहे थे, क्योंकि यांग ये वास्तव में बहुत भयानक था। भले ही वह प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य न भी हो, लेकिन तलवार दाव में उसकी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा के साथ उसके लिए एक शिष्य बनना कोई समस्या नहीं होगी।
इस बीच यांग ये हरे कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़ने लगी और बोली, तुम अपनी हैसियत की परवाह नहीं करते और सही गलत में फर्क नहीं कर पाते। तुम्हें पता था कि यह एक गलती थी, फिर भी तुमने ऐसा किया। आज मैं अपने प्राचीन तलवार स्कूल की ओर से सफाई करूंगी। तुम सचमुच मेरे प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य हो। हरे कपड़े पहने आदमी के चेहरे पर अभिव्यक्ति काफी भद्दी थी। क्या आपको लगता है कि पाइन प्रांत में कोई भी तलवार दांव में हमारे प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्यों से आगे निकल सकता है? यांग ये हरे कपड़े पहने आदमी की ओर कदम से कदम मिलाकर चला और लगातार अपनी तलवार घुमाता रहा, और तलवार ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो गई हो और तलवारों की असंख्य आवाजें निकाल रही हो। वह आदमी धीमी आवाज में बोला, तो फिर आप प्राचीन तलवार स्कूल का टोकन क्यों नहीं रखते? क्या मजाक है? यांग ये ने हिलना बंद कर दिया और ठंडी हंसी में कहा, मेरे प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्यों को केवल अपनी तलवारों की आवश्यकता है। संप्रदाय का तलवार टोकन किस लिए? दूसरों पर हावी होने के लिए, या इसे निर्भरता और समर्थन के रूप में उपयोग करने के लिए ताकि हर कोई हमारे संप्रदाय के शिष्यों के प्रति सम्मान का भाव रखे? कितना हास्यास्पद है। प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी निर्भरता तलवार है, और यह हमारा सबसे बड़ा सहारा है। जब वह इतना बोल गया तो यांग ये ने ज़ीशिन और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, खुद से यह सवाल पूछो, अगर तुम प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य नहीं होते तो क्या वे तुम्हारे प्रति इतने सम्मानपूर्ण होते? हरे कपड़े पहने आदमी चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और नाखून हथेली में गहरे धंसे हुए थे। यांग ये ने आगे कहा, तुम एक गड्ढे में गिर चुके हो, फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपने दिल के प्रति सच्चे कैसे रहोगे और तलवार चलाने का प्रशिक्षण कैसे ले पाओगे? कुछ देर बाद उस आदमी ने अचानक यांग ये को थोड़ा सा झुकाया और कहा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। लिंग जिंग इस दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। आसपास शोर मच गया क्योंकि हरे कपड़े पहने आदमी के शब्दों से पता चल रहा था कि यांग ये वास्तव में प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य था। दरअसल लीकिंगई, फैन ली और अन्य लोगों की राय में यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल नहीं था कि यांग ये प्राचीन तलवार स्कूल से थे, क्योंकि तलवार दाव में उनकी उपलब्धियां वास्तव में बहुत भयानक थीं। तो प्राचीन तलवार स्कूल पाइन प्रांत के भीतर तलवार दाव में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे अपनी पकड़ से बाहर जाने दे सकता था? इसलिए जब हरे कपड़े पहने आदमी ने यांग ये की पहचान स्वीकार की तो उन्हें राहत महसूस हुई। रेडियंट आयाम में आने के बाद मैं वास्तव में बहुत बड़ा झूठा बन गया हूं। यांग ये ने अपने दिल में राहत की हल्की सांस ली। हालांकि वह आत्मा क्षेत्र के उच्च पद पर पहुंच गया था, लेकिन उसकी तलवार की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। इसके अलावा वह तलवार क्षेत्र और अपने पास मौजूद क्षय नियमों का उपयोग नहीं कर सकता था। आखिरकार उन दोनों ने बहुत बड़ी मात्रा में गहन ऊर्जा को समाप्त कर दिया था, और अपने मेरिडियन की वर्तमान स्थिति के आधार पर उसने उनका उपयोग करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। इसलिए यदि लिंग जिंग नामक यह व्यक्ति उससे मौत तक लड़ता तो भले ही वह जीत जाता तो भी उसे शायद बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। रुको, मेरे बीस्ट मास्टर संप्रदाय ने उसके बारे में पूछताछ की है। स्वर्गीय तलवार शिखर पर यांग ये नाम का कोई शिष्य नहीं है। ज़ीशिन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, इसके अलावा अगर वह वास्तव में स्वर्गीय तलवार शिखर से ताओवादी गु का शिष्य है तो वह संभवतः कैसे ज्ञात नहीं हो सकता है? यह सुनते ही लिंग जिंग की भौहें तन गईं। उसी समय यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस बीच ज़ीशिन ने कहा, वास्तव में सच्चाई का पता लगाना बहुत आसान है। सीनियर भाई लिंग को बस उसके बारे में पूछताछ करने के लिए स्वर्गीय तलवार शिखर पर एक ट्रांसमिशन तावीज भेजना है। क्या तब सच्चाई सामने नहीं आएगी? यांग ये की आंखों में ज़ीशिन को देखते ही हत्या की भावना चमक उठी। वह उसे अभी मार डालना चाहता था, लेकिन ऐसा करना खुद को उजागर करने के बराबर होता। हालांकि वह प्राचीन तलवार स्कूल से नहीं डरता था, लेकिन वह फैन मेन को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। यह काम करता है। इस बीच लिंग जिंग ने यांग ये को थोड़ा झुकाया और कहा, वरिष्ठ भाई यांग, जबकि मुझे आपकी पहचान पर विश्वास है, इस मामले के बहुत बड़े निहितार्थ हैं। इसलिए मुझे इसकी पुष्टि करनी चाहिए। जब वरिष्ठ भाई की पहचान की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से बीस्ट मास्टर संप्रदाय के इन सदस्यों को खत्म कर दूंगा और वरिष्ठ भाई से माफी मांगूंगा। बोलते समय उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक सुनहरा ताबीज हवा में उछला। यह हवा में फैल गया और फिर उसमें से कई उतार चढ़ाव निकले और अंतरिक्ष में लहरें पैदा हो गईं। हर कोई सुनहरे ताबीज को देख रहा था क्योंकि उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या यांग ये वास्तव में प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य था। फैन मिंग ने यांग ये को देखा और जब उसने देखा कि वह कितना शांत और संयमित है तो वह तुरंत शांत हो गई। दूसरी ओर ली की गई और फैन ली ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार अगर यांग ये वाकई प्राचीन तलवार स्कूल से संबंधित है तो उसके पास इसे साबित करने के लिए निश्चित रूप से कुछ होगा। इसके अलावा यांग ये ऐसा करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, लिंग जिंग ने ट्रांसमिशन तावीज भेजा था और इसका मतलब था कि उसे भी यांग ये की पहचान पर संदेह था।
जीशिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी जब वह यांग ये को देख रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रही हो। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि यांग ये बेहद ताकतवर था। लेकिन तो क्या वह प्राचीन तलवार स्कूल से लड़ सकता था? जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि वह प्राचीन तलवार स्कूल से संबंधित नहीं था, तब तक एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी मर जाएगा। प्राचीन तलवार स्कूल के सम्मान में किसी भी प्रकार का अनादर नहीं किया जा सकता। कुछ देर बाद अचानक सुनहरे तावीज के भीतर से एक आवाज गूंजी, लिंग जिंग, मुझे पता है तुम क्या पूछ रहे हो। मेरे स्वर्गीय तलवार शिखर पर यांग ये नाम का कोई शिष्य नहीं है। लिंग जिंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तेजी से यांग ये को देखा, जबकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया। इस बीच जीशिन जोर से हंसने लगा, यांग ये, तुम मर चुके हो। सिर्फ तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े सभी लोग भी मर चुके हैं। हा हा हा। इस समय जीशिन को ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गई है। यांग ये ने अपने मार्शल चाचा को मार डाला था और उसका हाथ फाड़ दिया था, इसलिए जब वह आखिरकार उसे मरते हुए देख सकती थी तो वह खुश क्यों नहीं होती। इस बीच ली किंगई, फैन ली और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वे अविश्वास से यांग ये को देख रहे थे। इसके अलावा फैन मिंग भी डर से पीला पड़ गया था। यांग ये ने अपनी तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत कर ली और हमला करने ही वाला था। अचानक ताबीज के भीतर से एक बार फिर आवाज गूंजी, हालांकि मेरे स्वर्गीय तलवार शिखर पर यांग ये नामक कोई शिष्य नहीं है, लेकिन दाओवादी गु ने वास्तव में बहुत पहले ही एक शिष्य को स्वीकार किया था। मैं बस यह नहीं जानता कि क्या यह वही यांग ये है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यांग ये के भीतर की गहन ऊर्जा, जब उसने यह सुना तो उसका बहना बंद हो गया और फिर उसने सुनहरे ताबीज को देखा। इस बीच जीशिन के दिल में घबराहट दिखाई देने लगी। वह सुनहरे ताबीज को स्थिर रूप से देखती रही, जैसे कि वह कुछ भयानक सुनने से बहुत डरी हुई हो। दाओवादी गु ने एक नए शिष्य को स्वीकार किया? लिंग जिंग ने पूछा। हाँ, दाओवादी गु ने बहुत पहले शिखर नहीं छोड़ा था, और उसने कहा कि जब वह वापस लौटा तो उसे एक अद्वितीय प्रतिभा मिली। उसने यहाँ तक कहा कि उसने जो अद्वितीय प्रतिभा पाई वह सीनियर सिस्टर लू से बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। दुर्भाग्य से उसने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह कौन थी। किसी भी मामले में वह अपने इस नए शिष्य से वास्तव में प्यार करता है। उसने यहाँ तक कहा कि वह अपने शिष्य के लिए एक अद्वितीय तलवार बनाना चाहता है और इसे बनाने के लिए बंद दरवाजे की साधना में गया ताकि उसका शिष्य हमारे तलवार स्कूल में प्रवेश करने पर दुनिया को चौंका दे। धन्यवाद गुरुजी, अचानक यांग ये बोला, जबकि उसकी आंखों में उदासी और कृतज्ञता के भाव थे। यांग ये, यह बकवास बंद करो, जीशिन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि तुम दाओवादी गु के शिष्य हो? तुम्हारा सबूत क्या है? ठीक है, अब मुझे याद आ गया। इस बीच सुनहरे तावीज से आवाज एक बार फिर गूंजी, जबकि मुझे नहीं पता कि वह दाओवादी गु का शिष्य है या नहीं। मुझे पता है कि दाओवादी गु ने कहा था कि उसके शिष्य के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है। अगर उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है तो वह वास्तव में वह व्यक्ति होना चाहिए। हा, जीशिन एक बार फिर हंसने लगी, जबकि उसकी आंखों में पागलपन भर गया। यांग ये, क्या तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है? है ना? हा, मैं वास्तव में जानता हूँ। यांग ये ने सच कहा। कटुई, वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, तुम अभी भी नाटक करने का इरादा रखते हो, जबकि मौत निकट है। वे कहते हैं कि जीवन एक शो की तरह है, और यह अभिनय से भरा है। यांग ये, तुम्हारा अभिनय वास्तव में सबसे अच्छा है। यांग ये ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने लिंग जिंग को देखा और कहा, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? अप्रत्याशित रूप से लिंग जिंग ने अपना सिर हिलाया और यांग ये के सामने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, लिंग जिंग वरिष्ठ भाई यांग को नमस्कार करता है। पहले वह इस तथ्य से काफी हैरान था कि यांग ये के सामने उसकी तकनीकें इतनी कमजोर थीं। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। यांग ये के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था और इसीलिए उसकी तकनीकें इतनी आसानी से कुचल दी गईं। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और अपनी तलवार को अपनी छाती पर दबाया, और फिर उसने लिंग जिंग को देखा। क्या तुम समझते हो कि मैं अब अपनी पहचान उजागर क्यों नहीं करना चाहता था? लिंग जिंग ने सिर हिलाते हुए जोर से हंसा। आखिर वह कैसे नहीं समझ सकता था? क्या स्वर्गीय तलवार शिखर से उस व्यक्ति ने पहले ऐसा नहीं कहा था? दाओवादी गु ने यांग ये की पहचान छिपाई थी ताकि यांग ये एक चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सके। फिर भी अब उसने यांग ये की पहचान उजागर करने के लिए मजबूर किया था, और वह केवल यह सोच सकता था कि एक बार दाओवादी गु को पता चलने पर परिणाम कितने भयानक होंगे। जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी, और फिर उसकी तलवार की छाती से प्रकाश की एक किरण निकली। बेशक यह यांग ये पर नहीं बल्कि जीशिन के समूह पर लक्षित थी। भागो! लगभग उसी समय जीशिन के पीछे खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया। हालांकि जीशिन और दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी पहले ही दूर की ओर भाग चुके थे। छाया कदम, लिंग जिंग क्रोध से दहाड़ा और फिर वहीं गायब हो गया।
10 मिनट से भी कम समय बीता था कि लिंग जिंग कुछ सिरों के साथ वापस लौटा और उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया और फिर बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने जी शिन नाम की उस महिला को भागने दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह वाकई रैंडम टेलीपोर्टेशन तावीज लेकर आएगी। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने लिंग जिंग की ओर देखा, क्या आपके पास चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं? जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। लिंग जिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे यांग ये की ओर उछाल दिया। वहां 1200 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं। मुझे उम्मीद है कि वे वरिष्ठ भाई की मदद करने में सक्षम होंगे। यांग ये ने इसे ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मैं भविष्य में आपको निश्चित रूप से 2 गुना वापस कर दूंगा। जबकि हमारा प्राचीन तलवार विद्यालय 9 चोटियों में विभाजित है, फिर भी हम अंत में एक बड़ा परिवार हैं। चूंकि वरिष्ठ भाई को कुछ कठिनाइयां हैं, तो मुझे कनिष्ठ भाई के रूप में स्वाभाविक रूप से मदद करनी चाहिए। लिंग जिंग ने कहा, चूंकि यह एक गलतफहमी थी, इसलिए मैं अब अपनी विदाई कहूंगा। वरिष्ठ भाई, अगर आपके पास समय हो तो आप वर्डेंट सिटी पीक पर मुझसे मिलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मुझसे मिलने के लिए। यांग ये के बोलने से पहले ही लिंग जिंग बोल पड़ा, मैं समझ गया। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई, मैं आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर उसने कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि भाई लिंग के पास दाओ रैंड की तलवारें हैं या नहीं? आखिरकार मेरे गुरु अभी भी मेरे लिए तलवार बना रहे हैं। तो लिंग जिंग ने तलवार की छाती को अपनी पीठ पर थपथपाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और उसके भीतर से 2 तलवारें निकलीं और यांग ये के सामने आ गईं। उसने कहा, वे दोनों मध्यम श्रेणी की दाओ रैंक की तलवारें हैं और मैंने अभी तक उनके साथ कोई संबंध नहीं बनाया है। इसलिए वे वरिष्ठ भाई को दिए जाने के लिए उपयुक्त हैं। यांग ये ने उन्हें ले लिया जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो गई। भाई लिंग, मुझे भी चाहिए। इस बीच फैन मिंग अब और नहीं देख सकता था। अंत में यांग ये ने लिंग जिंग से एक और तलवार का संदूक छीन लिया। बेशक तलवार का संदूक उसके लिए वास्तव में मायने नहीं रखता था, लेकिन लिंग जिंग का तलवार का संदूक प्राचीन तलवार स्कूल से था और यह प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य के रूप में स्थिति के प्रतीक के बराबर था। उसने झूठ बोलना बंद कर दिया था और अब उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उसने अंत तक ऐसा ही करने का इरादा किया। किसी भी हालत में ऐसा न करना बर्बादी होगी। वरिष्ठ भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से बीस्ट मास्टर संप्रदाय से निपटूंगा। अलविदा। जैसा कि उसने कहा, लिंग जिंग बहुत डर गया था कि यांग ये और भी चीजें मांगेगा और वह घूम गया और आकाश में गायब हो गया। क्या मैं इतना भयानक हूं? यांग ये ने लिंग जिंग को देखते हुए अपना सिर हिलाया जो जल्दी से भाग गया था और फिर वह मुड़ा और फैन मिंग के पास चला गया। उसने एक मध्यम श्रेणी की दाओ रैंक की तलवारें उसे दी और कहा, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। फैन मिंग ने मना नहीं किया और बस इसे ले लिया और इसे लहराते समय उसका चेहरा खुशी से भर गया। तो आप वास्तव में प्राचीन तलवार स्कूल के शिष्य थे। सही है, केवल प्राचीन तलवार स्कूल ही तलवार दाव में आप जैसी प्रतिभा को बढ़ावा देने में सक्षम है। इस बीच ली माओजेन ने अचानक कहा, किंगी ने मुझे बताया है कि आप दोनों के बीच क्या हुआ था और यह वास्तव में ज्यादातर उसकी गलती थी। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसने यांग ये की ओर एक स्थानिक अंगूठी फेंकी और कहा, वहां 1000 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। यांग ये ने इसे ले लिया और फिर उसने ली किंगई की ओर देखा और फिर इसे वापस फेंक दिया। स्थानिक अंगूठी ली माओजेन के पास उड़ गई, जबकि उसने कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे कुछ करने में मदद करें और हम इसे हल मान लेंगे। ली माओजेन ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? यांग ये ने फैन मिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, भाग्य ने हमें एक साथ लाया है और उसके कबीले को बस कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मैं कुछ कारणों से आगे बढ़कर इसे हल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उम्मीद है कि भाई ली उसकी देखभाल करने में सक्षम होंगे। ली माओजेन ने सिर हिलाया और कहा, यह कोई समस्या नहीं है। यांग ये। फैन मिंग ने अचानक कहा, क्या क्या आप जा रहे हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। चिंता मत करो, काम पूरा होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। फैन मिंग ने उसकी ओर देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह उसके पास गया और उसके सिर को सहलाया। जब उसने उसे देखा तो उसे लिटिल याओ, लेई लिन और बाकी लोगों की और भी याद आई। उनके अलावा वह जियाओ युक्सी, एन नानजिंग और अन्य लोगों को भी याद करता था। यहां पहुंचने पर उसने नकली नाम का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एन नानजिंग और अन्य लोग रेडियंस आयाम में उसके आगमन के बारे में जान जाएंगे और उसे ढूंढने आएंगे। हालांकि वह यह भी जानता था कि यह बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि लू युवानहाओ भी रेडियंट आयाम में था। अगर उसकी खबर लू युवानहाओ के कानों में पहुंच जाती, तो वह निश्चित रूप से उसे पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी जल्दी हो सके उसकी ताकत वापस पा ली जाए। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को रोका और फिर मुड़कर चला गया। फैन मिंग अचानक चिल्लाया, यांग ये,
यांग ये ने चलना बंद कर दिया, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं निश्चित रूप से प्राचीन तलवार स्कूल में शामिल होऊंगा। मैं निश्चित रूप से शामिल होऊंगा। फैन मेंग का चेहरा दृढ़ अभिव्यक्ति से ढका हुआ था। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह उनके सामने से गायब हो गया। यांग ये के चले जाने के बाद ली किंगई ने अचानक ली माओजेन से पूछा, बड़े भाई, क्या वह वास्तव में प्राचीन तलवार स्कूल से है? यह महत्वपूर्ण नहीं है, ली माओजेन ने कहा, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा प्राचीन तलवार स्कूल के कई शिष्यों से कहीं आगे निकल गई है। भले ही वह वहां से शिष्य न हो, उसके लिए इसमें शामिल होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा मुझे उससे एक भयावह आभा आती हुई महसूस होती है। वह निश्चित रूप से अतीत में एक निर्दयी व्यक्ति था। ली किंगई ने सहमति में सिर हिलाया, वह वास्तव में अभी मुझे मार डालना चाहता था। ली माओजेन ने कहा, किंग ही, अगर अतीत में तुम्हारा ऐसे किसी व्यक्ति से सामना हुआ है, तो या तो उससे दोस्ती कर लो या उससे दूर रहो। अगर हम किसी को नाराज नहीं कर सकते, तो हम उनसे छिप जाएंगे। बड़े भाई, यदि आपको जहर नहीं दिया गया होता तो आप निश्चित रूप से उससे कमतर नहीं होते। ली किंगई की आंखों में अनिच्छा और क्रोध की झलक दिखाई दी क्योंकि वह पहले सफल हो चुकी थी। ली माओजेन ने हंसते हुए कहा और चुप रहा। हालांकि उसकी आंखों में भी अनिच्छा का भाव था। अतीत में वह भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन अब वह एक बीमार आदमी बन गया था। तो वह इस तरह के भाग्य को कैसे स्वीकार कर सकता था? यांग ये के जाने के बाद उसने बेतरतीब ढंग से एक शांत जगह चुनी और वहां पैर मोड़कर बैठ गया। उसने पहले ही बहुत ज्यादा मात्रा में चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उन सभी को अवशोषित करने और अपनी ताकत में सुधार करने का इरादा किया। उसने उन्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा एक और कारण भी था, और वह यह था कि वह अंत में प्राचीन तलवार स्कूल का शिष्य होने का नाटक कर रहा था। अगर उन्हें पता चला कि वह झूठ बोल रहा है, तो फैन मिंग और अन्य लोग भी उसके साथ घसीटे जाएंगे। इसलिए उसने उनसे दूर रहने की पहल की थी। जैसे जैसे यांग ये ने ली माओजेन और लिंग जिंग से प्राप्त ऊर्जा पत्थर के बाद ऊर्जा पत्थर निगल लिया, यांग ये की साधना अंततः एक साथ दायरे में प्रवेश कर गई। एक बार जब वह एक साथ दायरे में आगे बढ़ गया, तो उसके शरीर में काफी मात्रा में बैंगनी गहन ऊर्जा जमा हो गई। हालांकि उसने इसे पूरी तरह से अपने पास नहीं रखा और इसका उपयोग अपने शरीर की मरम्मत के लिए किया। बैंगनी ऊर्जा उसके मेरिडियन को बहाल करने में सक्षम नहीं थी, लेकिन वे उसके शरीर की मरम्मत कर सकती थी। वह अभी गहन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने शरीर की मरम्मत के लिए सारी बैंगनी ऊर्जा का उपयोग किया। आखिरकार, जब तक उसका भौतिक शरीर मजबूत है, तब तक वह अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त होगा। अब जब वह एक साथ दायरे में आगे बढ़ चुका था, तो उसे अंततः एहसास हुआ कि उसके शरीर पर लगी चोटें कितनी गंभीर थीं, और उसने अपनी दिव्य इंद्रिय से जो स्कैन शुरू किए, उनसे उसे पता चला कि उसकी मांसपेशियों के भीतर के ऊतक भी टूट गए थे। उस दिन बेहोश होने के बाद क्या हुआ? यांग ये की भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई थीं। आखिरकार, उसका शरीर एक अर्धसंत राक्षस जानवर से भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसी परिस्थितियों में उसके खिलाफ साधारण नुकसान व्यवहारिक रूप से बेकार होगा। हालांकि उसने देखा था कि जब वह रेडियंट आयाम में जागा तो उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त था। मैं इस आयाम में कैसे पहुंचा? यांग ये के दिमाग में कई सवाल कौन थे, लेकिन वह अंत में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। इसलिए उसने बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने शरीर की मरम्मत के लिए बैंगनी ऊर्जा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1 घंटे बाद यांग ये खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। उसके शक्तिशाली बल ने उसके सामने की जगह को इस हद तक विकृत कर दिया कि एक भंवर बन गया। यह एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। यांग ये के मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान उभरी। मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति एक निम्न श्रेणी के सम्राट दायरे के राक्षस जानवर के बराबर है। अब मैं तलवार की तकनीक का उपयोग किए बिना भी आत्मा वानर राजा को हरा सकता हूं। जब वह इतना बोल रहा था, तो अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह बंदर वाली शराब निश्चित रूप से असाधारण थी। अगर मैं इसे पी पाया, तो शायद मैं एक साथ दायरे के मध्य रैंक तक भी पहुंच पाऊंगा। उन्होंने एक साथ दायरे को प्राप्त करने पर एक समस्या देखी थी, और वह यह थी कि अपनी ताकत को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें कम से कम 10,000 से अधिक ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता थी। हाँ, यह पिछली उन्नति से कई गुना अधिक था। जब तक वह अपनी मेरिडियन को परेशान करने वाली समस्या को हल नहीं कर लेता, तब तक उसके पास साधना करने का एकमात्र तरीका चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों या अन्य खजानों को खाना था जिनमें शुद्ध ऊर्जा होती है। बंदर की शराब निस्संदेह उस तरह का एक बहुत अच्छा खजाना था। यांग ये ने तुरंत अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत किया और आत्मा वानर पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। उसे वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। बेशक वह इतना मूर्ख नहीं था कि उस पर तुरंत हमला कर दे। हालांकि वह स्पिरिट एप किंग से कमजोर नहीं था, स्पिरिट एप किंग के पास बहुत ज्यादा ताकत थी। इसलिए अगर यांग ये युद्ध में मारा नहीं भी जाता, तो भी वह थककर मर जाता। इसके अलावा वह लंबी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था।
आखिरकार अगर वह खुद पर बहुत ज्यादा जोर लगाता तो उसे निश्चित रूप से जवाबी हमले झेलने पड़ते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि ली की गई जैसा किया जाए, इसे चुरा लो। यद्यपि वह अब केवल एक साथ दायरे में था, उसकी आत्मा की शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा एक उच्च रैंक वाले सम्राट दायरे के विशेषज्ञ से कम नहीं थी, इसलिए उसे आत्मा वानर राजा के निवास का पता लगाने में अधिक समय नहीं लगा। आत्मा वानरों का राजा एक साधारण गुफा में नहीं रहता था, वह एक महल में एक इंसान की तरह रहता था। इसके अलावा यह एक बहुत ही शानदार महल था। जबकि यांग ये ने इसके आसपास किसी भी राक्षस जानवर को नहीं देखा, उसने 1 दर्जन से अधिक आभाओं को महसूस किया जो बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वे सभी कम से कम एक साथ दायरे के उच्च रैंक पर थे। यह बहुत कड़ी सुरक्षा में है। मुझे लगता है कि बंदरों की शराब वहां रखी होगी। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी वहां जरूर कोई खजाना होगा, यांग ये ने अपने दिल में सोचा। उसी समय उसकी नजरें अंतहीन रूप से आसपास के माहौल को नाप रही थी क्योंकि वह महल में जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। महल का प्रवेश द्वार कसकर बंद था, इसलिए बलपूर्वक अंदर घुसना बिल्कुल असंभव था। चूंकि वह बल का प्रयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा। कुछ समय बीतने के बाद यांग ये को एक रास्ता सूझा, लेकिन यह तरीका काफी दर्दनाक होगा क्योंकि उसे गहन ऊर्जा का उपयोग करना होगा। यांग ये छाया में छिप गया और वह दिन से रात तक बस इंतजार करता रहा। अंत में अगले दिन आधी रात को महल का दरवाजा अचानक खुला और फिर यांग ये ने आत्मा वानर राजा को महल से बाहर निकलते देखा। उसके बाद उसने आसपास की तरफ देखा, इससे पहले कि उसकी आकृति चमकती और आसमान में गायब हो जाती। आत्मा वानर राजा के गायब हो जाने के ठीक बाद और जब महल का दरवाजा बंद होने वाला था, यांग ये ने अचानक कहा, क्षितिज ताना। जैसे ही उसने यह कहा, वह वहीं गायब हो गया और महल का दरवाजा तुरंत बंद हो गया। अचानक 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति प्रवेश द्वार के सामने आए। उनमें से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी कुछ अंदर चला गया है। दूसरे ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? नहीं, यह सिर्फ एक पल था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक इंसान की आभा महसूस की थी। चलो अंदर चलते हैं, बस सुरक्षित रहने के लिए। यह कहते हुए दोनों ने महल का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों कौन हो? महल के भीतर से अचानक एक भयंकर दहाड़ गूंजी और फिर पर्वत श्रृंखला हिल गई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।